हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं वन शॉट हेरिडिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्लास 10th का। सभी बच्चों को ये चैप्टर ना बहुत परेशान करता है। और मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा बच्चा कि आप ना इस चैप्टर को रट के जाते हैं। क्वेश्चन इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि इस चैप्टर में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज मैं ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, साथ ही साथ में कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। आपने बहुत सारे वन शॉट देखे होंगे, लेकिन आज का ये वन शॉट आपको कुछ नया देकर जाएगा। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपके इधर उधर घूम रहे हैं ना अभी, वो सभी एक कर दूंगा बच्चा। और कॉन्सेप्ट में इतना बढ़िया हो जाएगा ना आपका यह चैप्टर कि क्वेश्चन कोई सा भी आएगा ना आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बच्चों को लगता है कि हेरिडिटी ना रट के काम चलाया जाता है। यार रूल्स याद कर लिया ना, रट लिया ना, हो गया हेरिडिटी में तो। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा, आपको कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। और अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो कभी भी आपको इस चैप्टर में एक पॉइंट नहीं रटना होगा। चीजों को समझना सीख। अगर समझने में चीजें आ गई ना एक बार, तो कभी दोबारा अपने को याद तो नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं ना बच्चा कि जब किसी चैप्टर को पढ़ो तो उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। लर्निंग प्रोसेस तो अपने आप बन जाती है बच्चा, लिखने का मेथड अपने आप क्रिएट हो जाता है। बट अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं आते, अगर हमें उस टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को नॉलेज नहीं है कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमेशा हमें उस टॉपिक को पढ़ने में या उस चैप्टर को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज मैं आपको हेरिडिटी का इतना बढ़िया सा लेक्चर देने वाला हूं कि आज के बाद आपको हेरिडिटी में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं शानदार से सेशन को, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ के इसको खत्म भी करते हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको कौन कौन से टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर कवर करवाने वाला हूं, ध्यान से देख लेना। ये टॉपिक देखने में बड़े छोटे छोटे से हैं, बच्चों ने याद भी कर रखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं। और साथ ही साथ में इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना कि यार तू इसे याद क्यों करता ना, कॉन्सेप्ट से समझ, कभी जीवन में याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको हेरिडिटी बताऊंगा, इनहेरिटेंस बताऊंगा, बहुत सारे टर्म जो आपको हमेशा रुलाते हैं। ये टर्म को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको याद करते हैं भाई साहब, बच्चे कहते हैं ना याद कर लेंगे। अरे सर, याद करने से सब कुछ नहीं चलता। आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। फिर इसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं, लेकिन बच्चे ना इन लॉ को याद कर लेते हैं। मैं कहता हूं ना यार कि तुझे मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर अच्छी तरीके से समझा देता हूं, तो क्योंकि वहीं से ये सभी लॉ निकल के आए हैं, सभी रूल्स निकल के आए हैं, तो अपने आप ये रूल्स कहना क्या चाहते हैं, ये क्या एक्सप्लेन करते हैं भाई साहब। ये एक्सपेरिमेंट है, एक तरीके के एक्सपेरिमेंट है। लेकिन हमेशा हम रटते हैं, फिर से वही बात कि हमेशा हम रटना चाहते हैं इसको, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। तो एक्सपेरिमेंट को रट के काम चलाया जा सकता है क्या? नहीं चलाया जा सकता बच्चा, नहीं चलाया जा सकता। फिर इसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। अरे सिग्रीगेशन वाला लॉ में ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और कभी ये तो आज तक समझ में नहीं आया सर। अरे सर, कभी आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोरमेंट हमने कभी आज तक समझने की कोशिश ही नहीं की, हमने तो रट्टा मार लिया सर, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। भाई ये क्लास 12th में भी है, 12th के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस कॉन्सेप्ट को समझने में। लेकिन मैं ऐसा प्रोसेस आपको बताऊंगा ना कि आज के बाद ना इसमें भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लगेगा अरे सर इतना आसान था, इसको हम रट रहे थे क्या? हाँ, तू उसे रट रहा था बच्चा। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन कौन से क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए हैं उसके साथ आज मैं आया हूं। तो इसीलिए बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली है आपको हर एक टॉपिक की। अगर आप क्वेश्चन समझ जाए ना तो उसको पढ़ना भी बहुत आसान हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आज के इस चैप्टर को। टॉपिक को समझने के बाद सबसे पहला जो स्लाइड आती है ना, तो आपने कितने भी मेरे वन शॉट लेक्चर देखे हो, मैंने हमेशा एक चीज आपने नोटिस की होगी कि पहले स्लाइड में चैप्टर के नाम को रखा है हमेशा। और मैंने पहले तो समझाया कि भाई तू इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है, इसका नाम इनहेरिटेंस क्यों पढ़ा, इसका नाम आपने इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा, इसका नाम आपने लाइट क्यों रखा, इसका नाम आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्यों रखा, इसका नाम आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्यों रखा। सभी तो पढ़ा दिया भाई,
पूरी की पूरी साइंस वन शॉट में मैंने आपको पढ़ा दी है, क्या चाहिए इससे ज्यादा। सब कुछ तो पढ़ा रहा हूं और इसके बाद बहुत सारी चीजें भी लेकर आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी मुंडी सी कमेंट को जरूर डाल दें। एक कमेंट ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं लेक्चर बनाता हूं ना, सुबह के करीब कितने बज रहे होंगे, देख तुझे टाइम दिखाता हूं ना, तो सुबह के करीब 4:54 है, यानी 5 बजने वाले हैं और मैं सुबह 5 बजे से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मुझे ना जब आप कमेंट करते हैं, जब मैं देखता हूं ना, बहुत मजा आती है और इसीलिए मैं कहता हूं यार प्लीज एक कमेंट जरूर ड्रॉप किया करो अगर आप पढ़ने आते हैं तो, ठीक है ना। चला जाए, स्टार्टिंग करते हैं। इनहेरिटेंस के साथ एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए अपनी, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना। अरे सर आप तो सुबह सुबह पढ़ा रहे तो आपकी एनर्जी होगी ना, हम तो रात में पढ़ रहे हैं। अरे तुझे पढ़ना और एनर्जेटिक तरीके से पढ़ना है और कमेंट करते रहना है। जब मैं हेरिडिटी की बात करता हूं तो हेरिडिटी क्या है, अरे ये पूरा का पूरा चैप्टर है बाबू, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं कि आपके पेरेंट्स से, ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्ट करता हूं मैं तुझसे। देख, आपके पेरेंट्स से कौन कौन से कैरेक्टर आपके ऊपर आ गए, यानी कौन से कैरेक्टर F1 जनरेशन से, यानी आपके पापा मम्मी से आपके F2 जनरेशन में, यानी आप में आए हैं, वो सब कुछ किस में आता है, वो सब कुछ आता है भाई हेरिडिटी में। यानी हेरिडिटी ना एक तरीके की स्टडी हो जाती है जिसमें हम इस बात की स्टडी करते हैं कि भैया जो कैरेक्टर्स हैं, अरे जो कैरेक्टर्स हैं उनका किस तरह से ट्रांसफर हुआ होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि आपके पापा मम्मी से आप में किस तरह से वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए होंगे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी में। अरे बोलना, ये चैप्टर का नाम है, प्रोसेस नहीं है, चैप्टर का नाम है। और चैप्टर में हम लोग केवल और केवल पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कैरेक्टर्स F1 जनरेशन से, यानी F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ये कंप्लीट जानकारी हमें मिलने वाली है हेरिडिटी में। और हेरिडिटी के बाद जो दूसरा टर्म आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है, ध्यान से समझना, मैं जब स्टडी की बात करता हूं तो मैं हेरिडिटी कहता हूं, लेकिन जब मैं प्रोसेस की बात करता हूं कि कौन सी प्रोसेस है भाई जिससे F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, तो मैं कहता हूं भाई वो इनहेरिटेंस है। यानी इनहेरिटेंस एक तरीके की क्या है, इनहेरिटेंस एक तरीके की भैया प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स को पास किया जाता है जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बच्चा, यानी एक जनरेशन से F1 जनरेशन से, ये आपके पापा मम्मी, कितने प्यारे प्यारे पापा मम्मी मैंने बनाए हैं, बताना, कमेंट करना अच्छे लग रहे हैं क्या, अरे बोलना अच्छे लग रहे हैं क्या। इन पापा मम्मी से आप, ये देखिए कितना प्यारा सा मैंने आपको बनाया रे यार, देख इतना प्यारा लग रहा है क्या, तू कितना प्यारा बनाया मैंने। ये आप क्या हो गए ना बच्चा, ये F2 जनरेशन हो गई बाबू। कौन सी जनरेशन हो गई, ये F2 जनरेशन हो गई। यानी F1 जनरेशन आपके पापा मम्मी वाली हो गई और F2 आप लोग हो गए। तो F1 से F2 में क्या ट्रांसफर हुआ, या करेक्टर का किस तरह से ट्रांसफर हुआ, उसकी जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं ना, वो हम इनहेरिटेंस में पढ़ने वाले हैं। यानी हेरिडिटी में हमने क्या सीखा, हेरिडिटी स्टडी है, लेकिन जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वो एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें हम ये कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अरे बोल, समझ में आया क्या, अरे बोला समझ में आया क्या, सर समझ में आया, बढ़िया समझ में आया। तो कौन बताया था भाई ये इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, इन सबको बताने वाला बंदा कौन था, अरे वो महान साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट थे। और वो कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है इनका जेनेटिक्स में, हेरिडिटी में। और ये बच्चे आप अगर इनको आप जानना चाहेंगे थोड़ा सा, तो इनका जो हिस्ट्री है ना बहुत ही प्यारी है। कैसे प्यारी है सर, अरे इन्होंने अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। अब जीवन को बर्बाद क्यों कर दिया मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, उस पर एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन लोग तब भी इनके एक्सपेरिमेंट को नहीं माने। इनके मरने के कई सालों बाद इनके एक्सपेरिमेंट को दोबारा से खोजा गया और फिर इसके बाद ये बातें पता चली कि यार इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था, बंदे ने बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट दिया था। लेकिन क्योंकि उस समय इस समय से आगे सोचने वाले व्यक्ति थे। आज अगर मैं कह दूं आपसे कि मेरे पास ना ऐसी मशीन है ना जिससे मैं टाइम ट्रेवलिंग कर सकता हूं, तो आप हमेशा कहेंगे अरे बंदा ये तू गलत बोल रहा है यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है यार, नहीं पॉसिबल। लेकिन वही चीज है ना कि मैंने समय से पहले टाइम ट्रेवलिंग बता दी, आज से हो सकता है कि हजारों साल बाद हम टाइम ट्रेवलिंग कर भी पाए। तो ये भी बंदे ऐसे थे ना, ये साइंटिस्ट ना बहुत ही लाजवाब इनकी हिस्ट्री है, कभी पढ़ना ध्यान से, मजा आ जाएगी तुझे। तो बच्चा जो इन्होंने रिसर्च की ना, इन्होंने समय से पहले कुछ ऐसा बता दिया ना कि लोगों को लगने लगा कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ होता ही नहीं। और इनके एक्सपेरिमेंट को ना माना ही नहीं गया।
गया, इनके एक्सपेरिमेंट को नहीं माना गया, लेकिन इनके मरने के कई सालों बाद दोबारा से जब इनके एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च की गई तो पाया गया कि यार इस बंदे ने जो जो दिया है सब कुछ बहुत ही बढ़िया दिया है, एकदम सही है, हाँ एकदम सही है। तो इनको फिर हमने क्या कहा ना, इनको हमने कहा चल भाई नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित करते हैं। अब मरे हुए को नोबेल पुरस्कार दे दोगे तो क्या ही हो जाएगा। फिर हमने कहा चल इतनी बढ़िया खोज की है ना तो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इन्हीं को कह देते हैं। भाई नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम था। क्या नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से यही जानने वाले साइंटिस्ट हैं। हालांकि इनको खुद नहीं पता कि मुझको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता होगा, क्योंकि ये जब तक जिंदा थे तब तक इनके रिसर्च को हमने मानी ही नहीं। अरे बोल पाते समझ में आ रही है कि नहीं, अरे आ रही है कि नहीं। क्लास 12th में ना तुझे मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रेगर जॉन मेंडल की हिस्ट्री बताऊंगा और आपको मजा भी आएगा, ठीक है ना। चल अब हम बात करते हैं कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया। अरे ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था भाई, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ना पी पर किया। अरे पी मतलब क्या होता है, इस समय ठंड है और बच्चे रोज खाते होंगे। अरे घरों में इस समय ना ठंड में ना ये पी बहुत याद आती है, यानी मटर। मटर अरे बोलना इसको क्या कहते हैं, अरे बोलना इसको क्या कहते हैं, इसको मटर कहते हैं। अरे मटन नहीं, मटन नहीं, मटन नहीं, मटर मटर। अरे क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मटर। अरे बोलो ना क्या बोलते हैं, इसको हम मटर बोलते हैं। इन्होंने पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। पी का साइंटिफिक नाम जो होता है, नेम होता है, उसको जरूर याद रखना, पाइसम सेटाइवम होता है। बच्चों को पता होता है पाइसम सेटाइवम इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। और इन्होंने उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और वहीं से इन्होंने सक्सेस पाई थी। लेकिन बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये बोर्ड एग्जाम का पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि आखिर मेंडल ने इतने सारे प्लांट्स होते हैं, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। भाई उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया पी प्लांट को। तो मैंने कहा व्हाई डिड मेंडल चूज द पी प्लांट। अरे बोलना, ये क्वेश्चन बन सकता है क्या। अरे सर मैंने देखा ये तो बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अरे भैया क्वेश्चन तो मैं वही बता रहा हूं ना जो बोर्ड पर आते हैं। हाँ वन शॉट पढ़ने आया है, बोर्ड एग्जाम इतना नजदीक है तो वही ना पढ़ाऊंगा जो आता है। अरे बोलो वही पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ सर वही पढ़ाएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, तो मैं तुम्हें एक एक चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं, बता सकता हूं। और आज के बाद ना रटना नहीं पड़ेगा, रटना पड़ेगा ही नहीं। हेरिडिटी में सिंगल टॉपिक नहीं रटना पड़ेगा। आज ऐसे मैं समझाऊंगा, बस तुझे क्या करना है, प्यारी सी लाइक और प्यारा सा कमेंट। सर प्यारी सी लाइक कैसे कर सकते हैं बताइए, कमेंट तो प्यारी सी होती है, अब तू डिसाइड कर कैसे करना, ठीक है ना। चल अब अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं कि भाई इन्होंने मेंडल ने आखिर पी पर ही अपना क्यों एक्सपेरिमेंट किया, तो पहला पॉइंट ये कहता है कि भाई जो पी के कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको अच्छी तरीके से इजिली आइडेंटिफाइड किया जा सकता है, यानी अच्छी तरीके से पहचाना जा सकता है। कहने का मतलब क्या है सर, अरे बताइए ना कहने का मतलब क्या है। जैसे आपके पास 2 पी के प्लांट हैं जो कि मुझे बनाना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से नहीं आता, लेकिन सपोज दैट मैंने बना दिया। अरे सर उसकी लीव्स ऐसे नहीं होती हैं, उसके फ्लावर्स ऐसे नहीं होते हैं, और पी तो आप जैसे बना रहे हैं बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ठीक है मान इसे कि ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ये एक मैंने पी प्लांट बनाया है और एक मैंने ये पी प्लांट बना दिया बच्चा। अरे बोलना, एक पी प्लांट मैंने ये बना दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा पी प्लांट टॉल है, कौन सा ज्यादा बड़ा है और कौन सा स्मॉल है, कौन सा छोटा है, तो सामने से देखने से पता चलता है ना कि अरे सर ये तो बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ये तो हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं भाई कि सामने से देखने के बाद ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनके कौन से कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर को पहचानना बहुत आसान है, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जैसे यहां पर कैरेक्टर की जगह ना ट्रेड्स वर्ड का यूज किया है, तो बच्चे कहते हैं सर ये क्या है सर। अरे भैया इसका मतलब होता है कैरेक्टर। बोल क्या होता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर इसका मतलब होता है, यानी इनके कैरेक्टर को पहचानना ना बहुत ही आसान हो जाता है। और मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से देख के बता सकता हूं कि सामने वाला जो पीप का प्लांट है ना वो कैसा है, वो टॉल होगा या वो शॉर्ट्स होगा, या उसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन मुझे केवल और केवल देखने के बाद ही पता चल जाती हैं, तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती। चल पहला पॉइंट तो सभी बच्चों को समझ में आता होगा। अब मैं सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। भाई सेकंड पॉइंट कहता है ना, अरे बोलना सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इनको बहुत ही कम समय में, अरे बोलो ना, इनको बहुत ही कम समय में ग्रो कराया जा सकता है। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना, इन शॉर्ट टाइम का पीरियड रहता है इनकी लाइफ साइकिल में। हाँ तो अगर मैं बात करता हूं इनके लाइफ साइकिल की तो बहुत ही शॉर्ट होती है। सर कहना क्या चाहते हैं, देख
अगर मैं एक पी के प्लांट को लगाता हूं तो मुझे 1 साल का पूरा इंतजार नहीं करना, 3 महीने में पूरा काम हो जाएगा। यानी 3 महीने में पूरी की पूरी इनकी मैं लाइफ साइकिल की स्टडी कर सकता हूं और कई जनरेशन की स्टडी करने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। अगर देख मेरे बारे में कोई स्टडी करना चाहता है, मेरे इनहेरिटेंस के बारे में कोई जानना चाहता है, तो मेरी जो लाइफ साइकिल है ना वो लगभग 80 सालों की है। यानी एक कैरेक्टर को स्टडी करने में उसे 80 साल लगेंगे। यानी मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, वो भी सामने वाला भी ऊपर चला जाएगा। और मेरी अगर कई जनरेशन की स्टडी करनी है भैया, तब तो कई पीढ़ियां व्यतीत हो जाएंगी उस बंदे की। हाँ, मेरे ऊपर स्टडी करते करते, क्योंकि मेरी जो लाइफ साइकिल है ना बहुत ही लंबी है, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड रहता है टाइम का। तो इसीलिए कम समय में ना मैं ज्यादा कैरेक्टर की स्टडी कर सकता हूं, कई जनरेशन की मैं स्टडी कर सकता हूं, केवल और केवल इस बात के लिए कि इनकी जो लाइफ साइकिल है बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम समय के लिए है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई क्या? चल, अगर ये बात समझ में आती है तो आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने यहां पर क्रॉस करवाए थे और क्रॉस में इन्होंने 2 तरीके के क्रॉस का यूज किया। एक तो ये है कि इन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाए, एक तो ये है कि इन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाए और साथ ही साथ इन्होंने क्रॉस भी करवाए थे। क्रॉस का मतलब होता है पॉलिनेशन। अरे बोलना क्या होता है? पॉलिनेशन। इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेट और एक को बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड, कहने का मतलब यह है कि पॉलिनेशन करवा देना। पॉलिनेशन का मतलब यह है कि मेल गैमिट को फीमेल गैमिट से मिलाना, मेल गैमिट को फीमेल गैमिट से मिलाना। और इस तरह से मिलाना, एक तो खुद से मिला दो, मतलब खुद से हो रहा हो, और एक में तो करवाना पड़ता है, क्रॉस करवाना पड़ता है, किसी का किसी के साथ क्रॉस करवाना पड़ेगा। आगे अभी मैं इनको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, टेंशन नहीं लेनी अपने को। आगे बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है। और कुछ जानना चाहते हो तो और 1-2 पॉइंट जान लो। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकल, अब देखो मेंडल जो थे ना वो बायोलॉजी के साइंटिस्ट तो थे ही, साथ ही साथ में इनका जो ये एक कॉलेज में पढ़ाया करते थे, वहां पर ये मैथ भी पढ़ाया करते थे, फिजिक्स भी पढ़ाया करते थे, तो इनको मैथ की भी नॉलेज थी। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ना मैथमेटिकल तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के वैल्यूज को रख रखा था। अभी आपको पता चलेगा ना, रेशियो में ये अपनी वैल्यू दिया करते थे, 1:3:1 ऐसे करके। तो ये तो मैथ कहां से आ जाती है बता? अरे बायोलॉजी का मैथ का क्या संबंध है भाई? है अपने इंडिया में नहीं है, बाहर जाएंगे ना तो बाहर आप बायोलॉजी के साथ मैथ ले सकते हैं। वैसे अब तो इंडिया में भी ऐसा है कि आप बायोलॉजी के साथ मैथ ले सकते हैं, सीबीएसई अलाउ करती है इस चीज में, आप बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ जगह अभी भी ये चीज नहीं आई है। ठीक है ना, चल अब आज मैं मेथड समझाता हूं कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक बार में समझ में आएगा बच्चा, दूसरी बार समझने की कोशिश नहीं करनी, वन टाइम में, केवल और केवल वन टाइम में अपने को एक्सप्लेन कर देना है। देख, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये रहता है कि खुद से क्रॉस करवा लेना, खुद से क्रॉस करवा लेना। सर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे देखो ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि सपोज दैट मैंने कहा कि ये मेरे पास एक टॉल पी प्लांट है जिसे मैं कैपिटल टी और कैपिटल टी से इंडिकेट करता हूं। अगर मुझे इनका पॉलिनेशन करवाना हो तो पॉलिनेशन केवल खुद से हो सकता है, यानी कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से करवा दो। कहने का मतलब ये है कि जब मैं सेल्फ पॉलिनेशन की बात करूंगा तो आपको इसी प्लांट का क्रॉस किसके साथ करवाना पड़ेगा? कैपिटल टी के साथ करवाना पड़ेगा। इसी को मैं बोलता हूं क्या? इसी को मैं बोलता हूं सेल्फ पॉलिनेशन। अरे बोलना क्या बोलता हूं? इसी को मैं सेल्फ पॉलिनेशन कहता हूं कि जो इस तरफ रहेगा क्रॉस के, इस तरफ भी बच्चा वही रहेगा। इसी को मैं क्या कहता हूं? सेल्फ पॉलिनेशन कहता हूं। खुद से क्रॉस करवा लेना यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाना। बहुत ही सिंपल सी बात है और मुझे नहीं लगता कि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी। अरे हो रही है क्या? अरे सर ये तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, हमने तो रट रखा था, आज हमें समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है। अब समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही समझ में आएगा। चला जा आगे बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। अरे सर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? भाई क्रॉस में ना सामने वाला जो होगा उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा। जरा ध्यान से समझना, मैंने कहा कि भाई देख ये तेरा टॉल प्लांट है जिसे मैं कैपिटल टी से इंडिकेट करता हूं, इसको मैं टॉल प्लांट कहता हूं। ये लंबा वाला प्लांट हो गया। अगर मैं इसका क्रॉस इससे ना करवाऊं, मैं अपनी मर्जी से इसका क्रॉस करवाऊंगा और इस बार मेरी मर्जी है कि इसका क्रॉस मैं शॉर्ट प्लांट से करवाना चाहता हूं, यानी स्मॉल टी से करवाना चाहता हूं। तो इस तरीके के सभी क्रॉस क्या कहलाएंगे बच्चा? इसे मैं क्रॉस पॉलिनेशन बोलता हूं, या मैं इसे क्रॉस की बात की भी करता हूं। ठीक है ना, जो क्रॉस हो गया है ना, क्रॉस का मतलब ये हो गया भाई कि क्रॉस चीजें करना, यानी कि अगर आप देखेंगे तो एक तरफ कैपिटल टी है तो एक तरफ स्मॉल टी है, यहां पर सेम चीजें नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं?
क्रॉस पॉलिनेशन बोलता हूं, और इस तरह से आपने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को समझा। आई होप इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देख खुद से हो रहा है, इसको मैं डिसाइड कर रहा हूं, ये खुद से हो रहा है, इसको मैं डिसाइड कर रहा हूं। अरे बोलो यहां तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी भी बच्चे को यहां तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे सर नहीं प्रॉब्लम है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब ये जो टर्म से आप डरते हो ना, सामने लिखे हुए हैं सभी टर्म। बहुत डर लगता है ना कि एलील क्या होती हैं, डोमिनेंट एलील्स क्या होती हैं, रिसेसिव एलील्स क्या होती हैं, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, और डोमिनेंट जीन क्या होती हैं, रिसेसिव जीन क्या होती हैं, या डोमिनेंट एलील और डोमिनेंट जीन में क्या फर्क होता होगा बच्चों। बहुत प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन आज के बाद ये टर्म आपको इतना बढ़िया तरीके से आएंगे ना, आपको सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी कभी इन टर्म्स को समझने के लिए। और मैं कहता हूं कि अगर आपको हेरिडिटी समझना है, अगर आपको जेनेटिक्स समझना है, तो इन टर्म को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। बिना इसके आप कभी भी हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। तो आपको इन टर्म को बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है, तभी आप आगे की बातों को समझ पाएंगे। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं एलील की बात करता हूं तो उससे पहले मुझे जीन बताना पड़ेगा। अभी मैं जीन के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि आगे की स्लाइड में मैं आपको जीन, क्रोमोसोम और डीएनए इन तीनों में फर्क बताऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा करूंगा। अभी के लिए मैं केवल इतना आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं कहता हूं सपोज दैट एक प्लांट है, अरे बोलना क्या है, एक प्लांट है, और वो प्लांट कैसा है, वो प्लांट टॉल प्लांट है। अरे बोलना कैसा प्लांट है, टॉल प्लांट है। तो इस टॉल प्लांट को मैं कैपिटल टी से लिखता चला आ रहा हूं, बच्चों को पता होगा, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे बोल कोई प्रॉब्लम है क्या? सर यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से चीजों को समझना, इस एक बात से ना मैं आपके सारे टर्म को एक्सप्लेन कर सकता हूं बच्चों। इस एक बात से मैं आपके सारे टर्म कैसे सर एक्सप्लेन कर देंगे? सर ये कैसे जादू आप दिखाने वाले हैं? अरे बेटा देख ले जादू, फिर आज आपको जादू ही दिखा देता हूं कि सर इन दो बातों से आप कैसे पूरे के पूरे टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पहला हमारा टर्म है एलील्स क्या होती हैं। देख एलील्स प्रेजेंट होती हैं जीन में, एलील्स प्रेजेंट होती हैं, बोलना अरे एलील्स किस में प्रेजेंट होती हैं? एलील्स प्रेजेंट होती हैं इन जीन। अरे बोलना किस में प्रेजेंट होती हैं? एलील्स जीन में प्रेजेंट होती हैं। तो क्या सर ये जीन है क्या? अरे सर बताइए ना, क्या ये जीन है क्या? बच्चा बिल्कुल ये जीन है। तो सर जीन में एलील प्रेजेंट होती है, तो सर इसमें जीन कहां, यहां पर एलील्स कहां पर प्रेजेंट है? बताइए ना सर, अरे बोलिए ना यहां पर एलील्स कहां पर प्रेजेंट है? अरे बता रहा हूं, थोड़ा सा सब्र रख, समझ मैं बता रहा हूं, टेंशन मत ले। अगर मैं कैपिटल टी की बात करता हूं, तो हमेशा जो जीन होता है, एक जीन 2 एलील से मिलकर बना होता है। अरे बोलो ना, एक जीन हमेशा 2 एलील से मिलकर बना होता है। यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी जो कि एक तरीके की जीन है, उसमें 2 टाइप्स की एलील्स होती हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये 2 टाइप्स की एलील देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। इन्हीं को मैं एलील बोलता हूं। यानी कैपिटल टी इसमें एलील है और ये भी कैपिटल टी इसमें एलील है, लेकिन दोनों को साथ में मिलाकर मैं पढ़ूंगा तो मैं जीन कहूंगा। यानी एक जीन में 2 एलील्स प्रेजेंट होती हैं, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी प्रेजेंट हैं इसमें। अरे बोलो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? सर प्रेजेंट है इसमें। तो क्या आपको यह बात समझ में आई क्या कि जीन क्या होती हैं और एलील्स क्या होती हैं? आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी कि एलील हमेशा सिंगल होंगी। अरे बोलो ना, एलील्स कैसी होंगी भैया? एलील्स हमेशा सिंगल होती हैं। एलील्स जो भी होंगी, एलील्स हमेशा कैसे होंगी? एलील्स हमेशा सिंगल होंगी। बोल कैसी होंगी? सिंगल होंगी। तो ये जीन और एलील तो बढ़िया तरीके से सर आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की, तो भाई देख ध्यान से समझना। देख डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए आपको 2 चीजें समझना पड़ेगा। जब भी मैं डोमिनेंट वर्ड यूज करूंगा ना, डोमिनेंट, अरे बोलो ना कैसा? डोमिनेंट, तो हमेशा यहां पर मैं कैपिटल लेटर्स का यूज करता हूं, कैपिटल टी जैसे। और जब मैं रिसेसिव की बात करता हूं तो हमेशा मैं स्मॉल लेटर का यूज करता हूं, जैसे स्मॉल टी मैंने कह दिया। तो भाई जो कैपिटल टी है,
आप सभी बच्चों को पता होगा। एक एग्जांपल इसमें और ले लेते हैं। देख, टॉल प्लांट को कैपिटल टी से भी प्रेजेंट करते हैं और टॉल प्लांट को ना कैपिटल टी और स्मॉल टी से भी प्रेजेंट करते हैं। सर ये कैसे हो गया? आगे मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं जब मैं आपको क्रॉस पढ़ाऊंगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। यानी अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इस जीन में, अगर मैं इस जीन की बात करता हूं तो इस जीन में भी दो एलील्स हैं। हमेशा एक जीन में दो एलील तो होती ही होती हैं, तो इसमें भी दो एलील्स हैं। अरे बोलो ना कितने एलील्स हैं? दो एलील्स हैं। और कौन कौन सी ये दो एलील्स हैं? एक है आपकी कैपिटल टी, अरे बोलना क्या है? एक है आपकी कैपिटल टी और एक है आपकी स्मॉल टी। ये दो एलील्स आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। एक आपकी कैपिटल टी हो गई और एक आपकी स्मॉल टी हो गई। टोटल कितनी एलील्स हैं भाई? टोटल इसमें दो एलील्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये तो एलील्स हो गई। अरे बोलो ना ये क्या है? ये एलील्स है कि नहीं है? हाँ है सर। तो जब कैपिटल टी की बात करता हूं तो ये हो जाएगा डोमिनेंट एलील। अरे बोलना क्या है? डोमिनेंट एलील। और जब मैं स्मॉल टी की बात करता हूं तो स्मॉल लेटर रेसेसिव एलील को बताता है। अरे बोलो ना क्या? स्मॉल किसको बताएगा? रेसेसिव को बताएगा। अरे किसको बताएगा? बोलना, रेसेसिव को बताएगा। तो इस तरह से हमने समझा कि रेसेसिव एलील्स क्या होती हैं और क्या रेसेसिव के साथ डोमिनेंट एलील्स क्या होती हैं। तो आपको डोमिनेंट एलील्स और रेसेसिव एलील्स भी समझ में आ गया होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं किसकी? डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन की, तो एक एग्जांपल और मुझे लेना पड़ेगा और वो एग्जांपल क्या है? कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अरे सर ये कौन सा एग्जांपल आपने ले लिया? बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, ध्यान से समझना स्मॉल टी और स्मॉल टी को। जब मैं रेसेसिव जीन की बात करता हूं, रेसेसिव जीन, तो रेसेसिव जीन का मतलब ये है कि ऐसी जीन जिसमें दोनों एलील, अरे बोलना, ये रेसेसिव जीन है आपकी, रेसेसिव जीन यानी ऐसी जीन जिसमें दोनों स्मॉल टी और स्मॉल टी हो, क्योंकि जीन की बात कर रहे हैं और जीन में दो एलील्स होते हैं और दोनों एलील्स, यहां पर दोनों एलील्स जो होंगे, दोनों जो एलील होंगे, अरे बोलो ना क्या होंगे? दोनों एलील जो होंगे वो स्मॉल लेटर से होंगे। किस लेटर से होंगे? स्मॉल लेटर से होंगे भाई। अरे बोलना किस में होंगे? स्मॉल लेटर से होंगे। तो आपको यह ध्यान देना है कि जब स्मॉल लेटर से दोनों एलील्स लिखे हों तो उसे मैं रेसेसिव जीन बोलता हूं, और दोनों जब कैपिटल से लिखे हों, देख यहां पर जो समझने वाली बात है, अगर मैं कैपिटल टी की बात करूंगा तो कैपिटल टी में ये क्या हो जाएगा? ये बेटा डोमिनेंट जीन हो जाएगा। अरे बोलो ना कौन सी जीन हो जाएगा? डोमिनेंट जीन हो जाएगा। और डोमिनेंट जीन ये भी है और डोमिनेंट जीन ये भी है, क्योंकि इसमें भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स आएंगे, तो इसको मैं भी डोमिनेंट जीन कहता हूं। यानी डोमिनेंट जीन क्यों कहता हूं? क्योंकि भाई इसमें अभी भी देखना एक यहां पर स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है, और हमेशा जब कैपिटल टी होगा ना तो स्मॉल टी को हम नहीं गिनेंगे। अभी आगे आपको पता चलेगा क्यों। कैपिटल टी ही माना जाएगा, तो ये भी डोमिनेंट जीन का एग्जांपल हो जाएगा और ये भी डोमिनेंट जीन का एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं बात करूंगा प्योर डोमिनेंट जीन, इम्प्योर डोमिनेंट जीन। तो ये आपकी प्योर डोमिनेंट जीन हो गई और ये आपकी इम्प्योर डोमिनेंट जीन हो गई। सर ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? इम्प्योर का मतलब यह है कि इसमें एक तो कैपिटल टी है लेकिन दूसरा नहीं है, और प्योर का मतलब यह है कि दोनों में कैपिटल टी हो तो प्योर डोमिनेंट जीन हो गई। अरे बोलना बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है क्या? कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दे बच्चा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी बता दे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा बच्चा। तो मैंने क्या कह दिया? मैंने कह दिया डोमिनेंट जीन समझा दिया और रेसेसिव जीन समझा दिया। क्या यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? अभी डिफिनेशन भी देने वाला हूं मैं, डिफिनेशन देने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, ठीक है ना? तो डिफिनेशन तो आपको याद ही हो जाएंगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पहले इन सब चीजों को। फिर मैं क्या कहता हूं? फिर मैं कहता हूं फिनोटाइप और जीनोटाइप। अरे बोलना फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनो का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर और जीनो का मतलब होता है जीन के कैरेक्टर्स। यानी अगर मैं इस एग्जांपल को दोबारा से आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, ध्यान से समझ इस एग्जांपल को बच्चा। यहां पर मैंने लिखा क्या है? मैंने यहां पर ये आपसे कह दिया, अरे बोलना क्या कह दिया? मैंने कह दिया कि ये टॉल प्लांट है। तो टॉल का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। आप देख के बता सकते हैं कि सामने वाला प्लांट छोटा है या बड़ा है। जो आप देख के बता सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे मैं कहता हूं क्या? उसे मैं कहता हूं फिनोटाइप। अरे बोलना क्या कहता हूं इसे मैं कहता हूं फिनोटाइप। अरे बोलो ने क्या कहता हूं? इसे मैं फिनोटाइप कहता हूं, यानी जो देखने से पता चल जाए, फिनोटाइप। अरे फिनोटाइप का मतलब जो देखने से पता चल जाए, मैं लिखे दे रहा हूं, जो देखने से पता चल जाए।
अरे बोलना, जो देखने से पता चल जाए उसे मैं फिनोटाइप कहूंगा। लेकिन जब कोई चीज देखने से ना पता चले, अंदर घुस के देखना पड़े कि भाई इसके जीन्स क्या हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूंगा तो आपको ये दोनों प्लांट जरा ध्यान से देखना, इन दोनों प्लांट को। अरे बच्चों जरा ध्यान से इन दोनों प्लांट को देखने की कोशिश करें। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों प्लांट ना देखने में कैसे होंगे? अरे ये दोनों प्लांट, अगर आप इन दोनों प्लांट को देखने की कोशिश करेंगे ना बच्चा, तो ये दोनों प्लांट दिखने में टॉल होंगे। अरे कैसे होंगे? दोनों प्लांट दिखने में टॉल होंगे। कैसे होंगे बच्चा? टॉल। तो दिखने में यानी इसकी फिनोटाइप तो देखो टॉल वाली ही है, लेकिन जीनोटाइप दोनों की अलग है। एक में कैपिटल टी है, एक में कैपिटल टी स्मॉल टी है। यानी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम जीनोटाइप कहते हैं। यानी मैं कहना चाहूंगा कि ये क्या है? अरे बोलना, मैं क्या कहना चाहूंगा? मैं कहना चाहूंगा ये कैपिटल टी क्या है? ये भाई जीनोटाइप है। अरे बोलो ना, ये जीनोटाइप है। अरे बोल दे क्या है भैया? ये जीनोटाइप है। अरे ये क्या है सर? ये भी जीनोटाइप है, ये भी जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप में दो जीन्स तो होंगी, ये तो दो एलील्स होंगी, क्योंकि जीनोटाइप में एक जीन में दो एलील्स होती हैं और दोनों एलील को आपको देखना पड़ेगा। और यहां पर देखेंगे तो कैपिटल टी है जो कि टॉल प्लांट है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और कैपिटल टी स्मॉल टी भी बच्चा टॉल प्लांट ही होता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे होता है। तो दोनों देखने में यानी दोनों के फिनोटाइप तो सेम है, लेकिन जीनोटाइप अलग अलग है, क्योंकि एक की जीन तो कैपिटल टी है, एक की जीन कैपिटल टी स्मॉल टी है। बोल ये चीज समझ में आई क्या? अरे बोलना, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप समझ में आ गया क्या? अरे बोल, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप समझ में आया क्या? सर आया, बिल्कुल आ गया। अब हम बात करते हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस की। अरे होमो का मतलब एक जैसा, सेम। होमो का मतलब क्या होता है सर? अरे बताइए ना सर, क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। अरे बोलना, सेम। और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। अरे क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। और अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने कैपिटल टी की बात की, तो कैपिटल टी में बता दोनों एलील्स सेम हैं क्या? जब दोनों एलील, अरे बोलना, जब दोनों एलील आपकी क्या हो? सेम हो। जब दोनों एलील आपकी सेम हो तो मैं कहूंगा कि भाई ये होमोजाइगस है। अरे बोलो ना, क्या है? ये होमोजाइगस है। और जब दोनों एलील सेम ना हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट एलील प्रेजेंट हो, तो मैं कहूंगा कि ये हेटेरोजाइगस है। अरे बोलो ना, कौन सा जाइगस है? ये हेटेरोजाइगस हो जाएगा। तो होमोजाइगस का मतलब सेम जीन हो, जिसमें सेम एलील्स जिसमें हो। सेम जीन कैसे हो सकती है? एक जीन में दो एलील्स होती हैं, दोनों एलील्स अगर सेम होती हैं तो होमोजाइगस। और अगर ये डिफरेंट हैं तो हेटेरोजाइगस। बोल, आज तुझे बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? आज से पहले तूने हमेशा इन चीजों को रटा था कि नहीं रटा था? लेकिन आज आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया इन टर्म्स का। अगर आपने टर्म को समझ लिया ना, तो आगे का पूरा चैप्टर आपके लिए आसान, आगे का पूरा चैप्टर आसान। बोलना बच्चा, अरे बढ़िया सी कमेंट कर दो कि आशीष सर बढ़िया समझ में आ रहा है। बेटा नाम के साथ कमेंट कर, आशीष सर बढ़िया समझ में आ रहा है, आपने बढ़िया तरीके से इन टर्म को समझा दिया। अब तो मजा आ गई सर। इन टर्म को हमें समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हम रट्टा मारते थे। अब तो डिफिनेशन भी याद करने में बहुत ही हमें सिंपल लगेगा, क्योंकि हमें इनके मतलब पता है सबके। अरे बोल, जल्दी से कमेंट कर दे, जल्दी कमेंट कर, आलस मत कर बेटा, जल्दी कर, जल्दी कर दिया क्या? अरे कर दिया क्या? कर दिया तो आजा समझ लेते हैं कि चीजों को समझ लेते हैं। मैंने एलील्स में क्या बताया आपको? मैंने कहा भाई देख, एलील्स जो होती है ना, एलील्स ना स्पेसिफिक कैरेक्टर को रखते हैं। जैसे कैपिटल टी का मतलब ये होता है, कैपिटल टी का मतलब टॉल प्लांट, स्मॉल टी का मतलब कि आपका स्मॉल प्लांट होगा। लेकिन कभी भी एलील्स किसी कैरेक्टर को व्यक्त नहीं करती। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर तभी आएगा जब जीन बनेगी, और जीन बनने के लिए दो एलील्स का मिलना जरूरी है। यानी एक एलील इंडिविजुअल तरीके से कलर्स को नहीं शो कर सकती, हालांकि रखती है लेकिन शो कभी नहीं करती है। तो जब मैं एलील्स की बात करता हूं तो एलील्स में मैंने आपको क्या बताया कि एलील्स भाई स्पेसिफिक जीन में प्रेजेंट होती हैं और ये अपने कैरेक्टर्स को रखती हैं, कैरेक्टर्स को। तो अगर मैंने कहा कि कैपिटल टी है तो कैपिटल टी भाई टॉल प्लांट के लिए, स्मॉल टी है तो ये छोटे प्लांट के लिए, स्मॉल प्लांट के लिए है। अगर मैं कहूंगा कि कैपिटल टी बना, तो मैं कहूंगा भाई यहां पर आने वाला जो कैरेक्टर होगा ना, वो टॉल प्लांट होगा। कैसा होगा भाई? टॉल प्लांट होगा। अगर मैं कहता हूं स्मॉल टी वाली एलील्स आकर मिल जाती हैं, तो ये जो जीन बन जाएगी तो ये स्मॉल प्लांट की बन जाएगी, ये स्मॉल प्लांट की बन जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से मुझे एलील्स का पता चलता है। फिर मैंने कहा कि डोमिनेंट एलील्स क्या होती हैं? ऐसी एलील्स जो कैपिटल टी से, मतलब कैपिटल लेटर से लिखी जा रही हूं, कैपिटल टी नहीं बच्चा,
कैपिटल लेटर से लिखी जा रही हो उन्हें हम डोमिनेंट एलील्स बोलते हैं, और ऐसी एलील्स जिन्हें हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रिसेसिव एलील्स कहते हैं। बच्चा अपनी अपनी डिफिनेशन याद करके रखना, जरूरी नहीं कि जो मैं डिफिनेशन लेकर आया हूं सर उसी को रटेंगे क्या, नहीं बच्चा ये जरूरी नहीं होता। मैं तो बेस्ट दे रहा हूं देख, लेकिन अगर तुझे पहले से आता है ना तो तू अपना याद रख, क्योंकि समय बहुत ही कम है, और नहीं आता ना तो इन्हीं को याद रख जैसा मैंने लिखा है। हाँ जैसे मैंने लिखा है स्क्रीनशॉट लेते चलो जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फिनोटाइप। तो मैंने क्या कहा भाई, ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कैसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो फिजिकल तरीके से देखे जाए, सामने से देखने से पता चल जाए। जैसे कि अगर प्लांट छोटा है या बड़ा है ये हमें पता चल जाए, छोटा है या बड़ा ये हमें पता चल जाए। प्लांट की सीड राउंड है या व्रिंकल्ड है, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए ना आपको फिर आपको देखना पड़ेगा, देखने से ही पता चल जाएगा। लेकिन कभी भी जीनोटाइप की जब हम बात करते हैं तो ये कैरेक्टर्स देखने से नहीं पता चलते, इसके लिए आपको जेनेटिक कोड को देखना पड़ता है। यानी कि कैपिटल टी जैसे कि टॉल प्लांट है, स्मॉल टी जैसे कि स्मॉल प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे कि टॉल प्लांट है। तो देखने में तो देखो ये दोनों टॉल ही दिखेंगे ना। अगर मैं कहूंगा सर क्या अंतर होता है बच्चा, तो मैंने लिखा एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ मैंने लिखा कैपिटल टी। देख ध्यान से देखना, तो देखने में तो दोनों अगर आप देखेंगे तो दोनों ये टॉल प्लांट ही हैं, लेकिन दोनों के जीनोटाइप अलग हैं, दोनों की जीन्स अलग हैं। तो देखने में तो देखने पर तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं है। एक्चुअल में इन दोनों की जीन्स क्या है, एक्चुअल में इन दोनों की जीन्स अलग है बच्चा। अरे बोलना समझ में आया क्या, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं होमोजाइगस क्या होता है, एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जिसमें सेम एलील्स प्रेजेंट हो, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। लेकिन जब मैं हेट्रोजाइगस की बात करता हूं तो हेट्रोजाइगस में आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिसमें एक कैपिटल लेटर हो एक स्मॉल लेटर हो। तो जब दोनों एलील्स डिफरेंट टाइप की हैं तो हेट्रोजाइगस, और जब दोनों सेम टाइप्स की हैं तो होमोजाइगस। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। सर डोमिनेंट जीन्स क्या होती हैं, ऐसी जीन्स जो होमोजाइगस स्टेज में भी और जो हेट्रोजाइगस स्टेज में भी प्रेजेंट हो। लाइक कहने का मतलब यह है कि कैपिटल टी भी आपकी डोमिनेंट जीन का एग्जांपल है, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी आपका डोमिनेंट जीन का एग्जांपल है। कैपिटल टी प्योर डोमिनेंट जीन का एग्जांपल है, और कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर डोमिनेंट जीन का एग्जांपल है। कोई दिक्कत क्या, अरे बोलना कोई दिक्कत है क्या। फिर बात करते हैं रिसेसिव जीन की। तो ऐसी जीन्स भाई, ऐसी जीन्स जो केवल और केवल होमोजाइगस स्टेज में ही पाई जाती हैं। लाइक मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि स्मॉल टी रिसेसिव जीन हो जाएंगी। तो रिसेसिव जीन के लिए आपको स्मॉल लेटर लेना पड़ेगा, और जब दोनों स्मॉल लेटर साथ में आ जाएं तो हम उसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस कह देंगे। अरे बोलना क्या कह देंगे बच्चा, इसको हम होमोजाइगस कह देंगे। होमोजाइगस का मतलब ये है कि ये होमोजाइगस की स्टेज में होंगी, ऐसा नहीं है। होमोजाइगस तो कैपिटल टी वाला भी है, होमोजाइगस तो कैपिटल टी वाला है, लेकिन इसको मैं बोलूंगा डोमिनेंट जीन, क्योंकि डोमिनेंट जीन आपका होमोजाइगस स्टेज में भी पाया जाता है, और डोमिनेंट जीन आपका रिसेसिव कैरेक्टर्स भी, मतलब जो डोमिनेंट जीन है आपका हेट्रोजाइगस की स्थिति में भी पाया जाता है। लेकिन जो आपकी रिसेसिव जीन है ना वो हमेशा होमोजाइगस की स्टेज में ही होंगी, यानी स्मॉल टी। और दूसरी चीज है रिसेसिव में ना हमेशा स्मॉल लेटर होना चाहिए। अरे बोल कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत यहां तक में क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो आज आप मैं समझा देता हूं कि जीन क्या है और डीएनए और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है इन तीनों टर्म को समझने में। आज के बाद नहीं होगी, आज के बाद नहीं होगी। अरे बोलो ना, अगर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूं तो कमेंट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेंगे सर। आप एक्सप्लेन करिए, तो बिल्कुल करता हूं। आशा इधर देख, बिल्कुल कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। मजा आ जाएगी भैया, मजा आएगी क्या सर, बिल्कुल आएगी। अरे बिल्कुल, कैसे क्यों नहीं आएगी मजा, ध्यान से देखना। देख अगर मैं बात करता हूं इन ह्यूमन, क्योंकि मैं ह्यूमंस के बारे में ही बात करने वाला हूं, इन ह्यूमन, ठीक है ना, इन ह्यूमन। तो जब मैं ह्यूमन की बात करता हूं ना बच्चा, तो ह्यूमन में आपके डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, सभी बच्चों को पता होगा। सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। अरे बोलो कैसी होती है सर, ऐसी होती है बच्चा, ऐसी, ये ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये मैंने क्या बना दिया है, ये मैंने आपका क्या बना दिया है, ये मैंने आपका जीन बना पर डीएनए बना दिया है। और इसमें क्योंकि मैं क्या करता हूं ना, थोड़ी सी कलाकारी कर दूं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो वो भी मैं थोड़ा सा बना देता हूं। अच्छा लगेगा बेटा, बस केवल और केवल अच्छा लगने के लिए।
आपको देखने में थोड़ा सा सुंदर लगेगा तो मजा आएगी पढ़ने में। अब ध्यान से समझना, ये जो डीएनए होता है ना बच्चा, एक डीएनए जो कि ह्यूमंस के सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, इसकी जो लेंथ होती है 2.2 मीटर की होती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इतनी छोटी सी सेल, अरे इतनी छोटी सी सेल, किसी की तो 2 मीटर लंबाई होती है पूरी की पूरी, ठीक है ना, और इतनी छोटी सी सेल जिसको आप बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते हैं, उस सेल में ये 2.2 मीटर का डीएनए आया तो आया कैसे? अरे बोलो ना कैसे आया? तो सर इसके लिए ना डीएनए पैकेजिंग होती है। अरे डीएनए की क्या होती है? इस डीएनए की पैकेजिंग होती है, डीएनए पैक हो जाता है। अरे बोलो ना डीएनए क्या हो जाता है भाई? डीएनए पैक हो जाता है। तो डीएनए पैक होने के बाद ना, पैक होने के बाद डीएनए वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा। और सबसे छोटा, सबसे डेंस स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है आपकी क्रोमोसोम वाली। सबसे डेंस स्ट्रक्चर जो बच्चा होगी वो कौन सी वाली होगी? वो आपकी क्रोमोसोम वाली हो जाएगी। यानी इस स्ट्रक्चर को ना, ये जो मैंने अभी अभी आपको बनाया, ये सामने जो बनता हुआ दिख रहा है, इसको मैं बोलूंगा क्रोमोसोम। क्या बोलूंगा? इसी को मैं क्या बोल देता हूं? इसी को मैं क्रोमोसोम बोलता हूं। क्रोमोसोम क्या है? डीएनए की सबसे डेंस स्ट्रक्चर, जो कब दिखती है, अगर आपको देखना है किसी सेल में, तो हमेशा जब सेल क्या कर रही होगी? डिवाइड कर रही होगी बच्चा। क्या कर रही होगी? डिवाइड कर रही होगी। उस समय आपको ये क्रोमोसोम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए की सबसे डेंस स्ट्रक्चर है। सबसे डेंस स्ट्रक्चर, सबसे छोटी स्ट्रक्चर आपकी क्रोमोसोम है। तो सर जीन्स क्या होते हैं? देखो डीएनए के बहुत पार्ट होते हैं, 2.2 मीटर का डीएनए होता है, लेकिन डीएनए का वर्क क्या है? तो सभी को पता होगा कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, उनको क्या करता है? स्टोर करता है। अरे बोलो ना क्या करता है? उनको क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है बच्चा? उनको स्टोर करता है। तो क्या पूरा का पूरा डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है क्या बच्चा? नहीं, आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। पूरा का पूरा डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है। डीएनए के कुछ पार्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। लाइक ये पार्ट हो गया, जैसे मैंने कह दिया, ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट मैंने बना दिया, ये पार्ट मैंने बना दिया, ऐसे करके बहुत पार्ट होते हैं। तो डीएनए के छोटे छोटे पार्ट, यानी स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, भाई छोटे छोटे पार्ट डीएनए के जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन को क्या किया गया बच्चा? स्टोर किया गया है। यानी डीएनए के वो छोटे छोटे पार्ट जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसे मैं क्या कह देता हूं? उसे मैं जीन कहता हूं। अरे बोलो ना क्या कहता हूं बच्चा? उसे मैं जीन कहता हूं। तो क्रोमोसोम किसे कहता हूं? डीएनए की डेंस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहता हूं। और जब एक पूरा का पूरा डीएनए ओपन होता है ना, कभी भी सेल के अंदर तो ओपन नहीं होता, ये लैब के अंदर किया जाता है बच्चा, तो इसको मैं क्या कह देता हूं? बोल, इसको क्या कह देता हूं? इसको मैं डीएनए कहता हूं। मैंने तुझे क्या क्या बताया? ध्यान से समझना। मैंने बताया कि डीएनए क्या है, मैंने बताया कि डीएनए से जीन किसको कहेंगे? डीएनए के वो पार्ट जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करेगा उसे मैं क्या कह दूंगा? उसे मैं जीन कह देता हूं। और अगर मैं डीएनए को डेंस कर दूं ना, 2.2 मीटर के डीएनए को डेंस करके बहुत ही छोटा सा बना दूं, तो वो बन जाएगा क्रोमोसोम। तो आपको समझ में आ गया क्या कि जीन, डीएनए क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? बोल, समझ में आया क्या? अरे बोलना, समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो आज फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेड्स की। अरे किसकी बात करने वाले हैं? ट्रेड्स की बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था भाई, देख ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स। अरे बोलना क्या मतलब है ट्रेड्स का? ट्रेड्स का मतलब होता है भैया कैरेक्टर से मतलब है ट्रेड्स का। किससे मतलब है? कैरेक्टर से। यानी जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ना, कौन से कैरेक्टर्स? फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो आपके मम्मी पापा से आप में आए होंगे, उन्हें हम ट्रेड्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश की है। एग्जांपल क्या कहता है भाई? एग्जांपल कहता है कि आपको कई आईज यहां पर देखने के लिए मिल रही होंगी और सबके कलर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं इनके। तो आप देख रहे होंगे जो डिफरेंट टाइप का कलर सही है, इनके कैरेक्टर्स हैं जो इनके माँ पापा से आए होंगे, यानी जो इनके पेरेंट्स से आए होंगे, जो इनकी जनरेशन टू जनरेशन, मतलब ये हमेशा जनरेशन टू जनरेशन बने रहेंगे। आपके मम्मी पापा की आंखों का कलर जैसा वैसा आपके कलर होता है बच्चा। पूरे के पूरे तो आप मम्मी पापा की तरह नहीं बनते ना, नहीं,
लेकिन कुछ कैरेक्टर्स आते हैं इनहेरिटेंस के दौरान और इन्हीं को हम ट्रेड्स कहते हैं। और ट्रेड्स क्या हैं? आपके कैरेक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बच्चा की देखने में आप कैसे हैं, आपकी देखने में आंखें कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपकी नाक कैसी है, ठीक है ना। तो ये सब फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो जाते हैं, जिन्हें मैं क्या कह देता हूं, जिन्हें मैं ट्रेड्स कह देता हूं। मुझे क्लियर क्या? अरे बोलना यहां तक की चीजें क्लियर हो गई क्या? बढ़िया तरीके से है। जो मैं बताने वाला हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, सर डरा रहे हैं क्या? अरे बोल, अगर मैं ये बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं डरा रहा हूं क्या? हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। सर ऐसा क्या है इसमें? ऐसा ये है कि बोर्ड में काफी बार पूछा गया। भाई बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड ने इससे कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी बना दिए हैं, बहुत बार बनाए हैं, और हर बार ये करके आता है कि डिफरेंट बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। यानी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं रटाता नहीं हूं ना, मैं समझाता हूं आपको। अरे बोलना मैं क्या करता हूं सर, तो आप ना रटाते नहीं, आप समझाते हैं। तो बोल ऐसी कमेंट करना कि आशीष सर आप रटाते नहीं, आप समझाते हैं सर, बड़ा मजा आती है पढ़ के आपसे। बोल कमेंट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करना है बच्चा आपको, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है ना। मैं लाइक और सब्सक्राइब को आज से पहले नहीं बोलता था, फिर मुझे लगा यार बच्चे कंजूस होते हैं, बोलना पड़ेगा, नहीं तो करते नहीं यार। बोलने से कहना मान लेते टीचर का। बच्चे सोचते हैं कि यार टीचर कह रहा तो कर लेते हैं, और अपने आप तो करना नहीं, अपने आप तो करना नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस पर डालते हैं। पता बच्चे सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते भाई, जबकि उसमें पैसा रुपया नहीं लगता आपका। लगता है क्या? अरे बोल ना लगता है, लगता हो तो भाई मत करना, और ना लगता हो तो कर देना, ठीक है ना। चलो, एक्वायर्ड ट्रेड्स का मतलब और इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब क्या होता है भैया? तो एक्वायर्ड का मतलब जिसे तूने खुद से एक्वायर्ड किया हो, गेन कर लिया हो जिसे। और गेन कब होगा? बर्थ के दौरान, बर्थ के बाद, जब आपने पैदा अपने आप को किया। अरे अपने आप को कैसे पैदा कर लेगा सर? माँ ने जब मुझे पैदा किया सर, तो बिल्कुल वैसे ही मान ले। जब हम पैदा हुए होंगे ना, हमारी बर्थ हो गई होगी ना, फिर इसके बाद हम लोग बड़े होना स्टार्ट होते हैं, और हम ना अपने एटमॉस्फेरिक वातावरण के हिसाब से हम अपने कैरेक्टर्स को गेन करते हैं। तो वो सब चीजें क्या हो गई? वो सब एक्वायर्ड ट्रेट्स हो गए। मैं एग्जांपल बताता हूं। जब पैदा हुए थे तो हमें कुछ नहीं आता था, फिर हमने पढ़ाई लिखाई कर ली बढ़िया तरीके से, फिर हमें बहुत सारी चीजें आने लगी, तो हमने उन चीजों को एक्वायर्ड किया है, गेन किया है। कब? जन्म के बाद। और ये हमारे बच्चों में नहीं जाने वाली, यानी ये जेनेटिकल नहीं होती है, हमारे बच्चों में जाती। तो अगर मैं पीएचडी कर लेता तो मेरा बच्चा पीएचडी करके पैदा होता, तो वो डायरेक्ट रिसर्च करने लगता। जब वो चलने फिरने लगता ना, तो वो रिसर्च करता बच्चा डायरेक्ट। कैसे? अरे कैसे रिसर्च करता? क्योंकि अगर ये एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं या एक्वायर्ड चीजें जो होती हैं ना, वो मेरे पास बची रहती है, और वो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चली जाती ना, तो मुझे फिर कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती। अपने को प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं पीएचडी कर लेता तो मेरा बच्चा रिसर्च कर लेता, तब तो मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हो जाता। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ता। भाई हो सकता कि नहीं हो सकता? लेकिन जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ना, ट्रांसफर ही नहीं होते। अरे सर हमारी मेहनत पूरी बर्बाद हो गई क्या? बिल्कुल, केवल इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो इनहेरिटेड होते हैं वही ट्रांसफर होते हैं। अरे सर ये तो बहुत ही गंदी चीज है, भगवान ने बनाई थी बेटा, कुछ ना कुछ सोच के बनाई होगी। अगर बनाया उसने तो बढ़िया बनाया है, ठीक है ना। एक्वायर्ड ट्रेड्स की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं ना, ये डेवलप होते हैं भाई। ये क्या होते हैं बच्चा? ये डेवलप होते हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी जो आप लाइफ के टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं उस समय आप नए नए कैरेक्टर्स, नए नए ट्रेड्स को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। अरे क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, और ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं नॉन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन से इसका कोई संबंध नहीं भाई, रिप्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं। कहने का मतलब है कि जनरेशन में नहीं जाने वाले, तुम्हारे जनरेशन में नहीं जाने वाले। मैं ये कह सकता हूं कि भाई देख, अगर मैं कह सकता हूं इसको तुझे पास करवाना ना अपने प्रोजेनी में, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। दे कैन नॉट पास्ड ऑन द प्रोजेनी, यानी आपके बच्चे। अरे प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? आपके बच्चे, आपके बच्चों में ये नहीं जाने वाला एक्वायर्ड ट्रेड्स। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होते हैं ना, इनहेरिटेड ट्रेड्स, ऐसे ट्रेड्स जो आपके बर्थ के पहले ही आपके पास होते हैं, जन्म के पहले ही आपके पास थे, उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। और ये क्या है? ये एक तरीके का रिजल्ट है चेंज इन दी डीएनए। जब डीएनए में बदलाव आते हैं तो इनहेरिटेड ट्रेड्स तैयार हो जाते हैं, और ये ट्रेड्स हमेशा आपके प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके बच्चों के पास चले जाएंगे। अरे बोलना क्या हो जाएगा? चला जाएगा।
सपोज दैट कभी आपने देखा होगा ना, आप मार्वल्स वगैरह देखते रहते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि अगर किसी के पास पावर है तो उसके बच्चे में पावर आ जाती है बच्चा, क्योंकि वो जो पावर आई है ना वो इनहेरिटेड ट्रेट्स में थी, और वो जो पावर थी वो डीएनए में चेंजेस आए थे, तो डीएनए में चेंजेस के कारण जो पावर आएगी वो तो बच्चे में जाएगी, लेकिन जो पढ़ा हमने साल भर, जो हमने जिंदगी बर्बाद कर दी पढ़ पढ़ के, वो कुछ नहीं जाने वाला बच्चों में। तो बच्चे के लिए मत सोचना कि मैं पढ़ के पीएचडी कर लूंगा तो मेरा बच्चा पीएचडी करके पैदा होगा, ऐसा नहीं होगा बच्चा। अरे बोल ऐसा पैदा होगा क्या? अरे ऐसा होगा क्या? अरे सर ऐसा होता तो मजा आती सर, लेकिन होता नहीं है भाई ना। अगर आपके पास कोई शक्तियां आ जाए ना, अचानक से आप मार्वल्स के हीरो बन जाए ना, तो आपके बच्चों में वो ट्रांसफर हो जाएगा, ये जरूर है, क्योंकि वो जो शक्तियां आई है ना वो आपके डीएनए पर होंगी, डीएनए में चेंजेस आए होंगे। स्पाइडरमैन का लड़का स्पाइडरमैन होगा, क्योंकि उसके डीएनए में चेंजेस है बच्चा, और डीएनए में चेंजेस है। आपने क्रिस मूवी देखी होगी, तो क्रिस में आपने देखा था ना कि भाई क्रिस कैसे बना, क्योंकि क्रिस के जो पापा थे ना वो उनके डीएनए में चेंजेस कर दिया था। किसने? जादू ने कर दिया था। अरे बोलना किसने किया था? जादू ने। तो जादू अगर आपको मिल जाए, अरे वो वाला जादू नहीं, वो वाला जादू, एलियन वाला जादू, अगर वो मिल जाए तो काम बन सकता है कुछ। कैसे बनेगा सर? अरे उसके लिए बाद में सोचेंगे, बाद में सोचेंगे। वेरिएशन का मतलब क्या होता है भाई? देख, वेरिएशन के दो एग्जांपल मैंने देखे हैं। कुछ वेरिएशन हैं जो आपके कोर में देखने के लिए मिलते हैं। लाइक कहने का मतलब ये है कि वेरिएशन का मतलब पहले वेरिएशन का मतलब सर हमें समझाइए, क्योंकि अपने को यही नहीं आता। तो वेरिएशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं विभिन्नता। अरे बोलना क्या कहते हैं? विभिन्नता। नाम सुना है क्या? विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब है क्या डिफरेंट आ रहा है, उसी को मैं वेरिएशन बोलता हूं। यानी मेरे पापा मम्मी से मैं कितना अलग हूं, यही मेरी वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब है कि पेरेंट और जो आपकी प्रोजेनी है ना, संतान है ना, उसमें क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, उसी को मैं वेरिएशन बोलता हूं। और वेरिएशन हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते वक्त हो जाती है। थोड़ी बहुत वेरिएशन मेरे और मेरे पापा में होगी, क्योंकि मेरे पापा मम्मी अगर एग्जैक्ट मेरी तरह दिखते तो भाई मैं क्लोन होता ना, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। बैक्टीरिया वगैरह ना, अमीबा वगैरह ना अपने क्लोन्स को बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? क्लोन्स फॉर्म करते हैं। लेकिन हमें क्लोन फॉर्मिंग नहीं होती, हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है ड्यू टू रिप्रोडक्शन। और कौन से रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने लिखा भी भाई कि जो वेरिएशन होती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होती है। ये एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए नहीं मिलती। मैंने तो लेस कर दिया है, आप कह सकते हैं नहीं मिलती। जब भी आप वेरिएशन की बात करेंगे तो वेरिएशन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अरे बोल किस लिए वेरिएशन देखने के लिए मिलती है? बोलना। रीजन ये है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है ना, पहले समझ इस बात को, चला जा समझा ही देता हूं, फिर कहेगा समझ में आता नहीं अपने को। मैंने कहा कि ये मेल है। अरे बोलना, ये क्या है? ये मेल मैंने बना दिया है। मैंने कहा ये फीमेल है। ये क्या है? ये फीमेल है। इसको मैंने क्या बना दिया बच्चा? इसको मैंने फीमेल बना दिया। अरे बोलो ना क्या बना दिया? फीमेल बना दिया। तो मेल और फीमेल यानी इसके पास जो कैरेक्टर्स होंगे वो एक्स और वाई होंगे, क्रोमोसोम कैसे होंगे, और इसके पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होंगे। इन दोनों के क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे, मैं कहूंगा इन दोनों के क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे, तब इनका नया सा प्यारा सा दुराला सा बच्चा, इसको रुला देता हूं क्योंकि रोएगा तो है बच्चा है ना, तो ये बच्चा बनेगा। यानी आपने एक चीज देखा क्या कि कुछ कैरेक्टर्स आपके फादर से आप में आ रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स आपकी मदर से आप में आ रहे हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं? ये दोनों कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होने के बाद ये दोनों कैरेक्टर्स आप में शो होते हैं। यानी इन दोनों कैरेक्टर्स के मिक्स होने से ही वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि पापा के अलग थे, मम्मी के अलग थे, दोनों मिक्स हुए तो थोड़ा सा वेरिएशन आई, और वेरिएशन हमेशा जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जाती है। तो अगर आप देखेंगे ना तो पापा मम्मी में अगर आपकी सिमिलरिटी में देखूं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगी, लेकिन मैं दादा दादी से देखूंगा तो थोड़ी सी कम मिलेगी, मैं दादा दादी के पापा मम्मी से देखूंगा तो और भी कम मिलेगी। यानी जनरेशन टू जनरेशन जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो वेरिएशन ज्यादा होती हुई दिखेगी। कुछ कॉर्न प्लांट हैं उनमें भी वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, और ह्यूमन बीइंग में तो बहुत देखने के लिए मिलती है। एक एग्जांपल भी देख सामने मैंने बहुत ही प्यारी सी इमेज लगा रखी है, इसके थ्रू भी समझ सकते हो कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे राइस के ना सीड्स रखे हैं, अगर आप इन सीड्स को देखेंगे तो ये अलग है, इनको देखेंगे तो ये और अलग है, ये और अलग है, ये और अलग है, ये और अलग है, ये एकदम से अलग है। यानी इनमें सब में क्या देखने के लिए मिल रही है? वेरिएशन। इनसे ये बने, इनसे ये बने, इनसे ये बने, इनसे ये बने, इनसे ये बने। अगर मैं ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों की कंपेयर करता हूं तो लगभग दोनों लगभग थोड़ा थोड़ा सेम है, लेकिन अगर मैं इस पहले वाले की कंपेयर इस लास्ट वाले से करता हूं तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। यानी आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी तो वेरिएशन भी बढ़ता जाएगा भाई, और वेरिएशन ज्यादा होगा।
बोल समझ में आया क्या? अरे सर बढ़िया तरीके से समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आएगा सर? आप समझा रहे हैं तो समझ में आया क्या? आप कमेंट कर दे जल्दी से, आशीष सर समझ में आ गया, मजा आ गई सर। अरे बोलना, कमेंट कर आशीष सर मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। तो मजा आ गई तो अच्छी बात है। अब हम मेंडल एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहीं से निकलेंगे रूल्स। अरे बोलना क्या निकलेंगे? यहीं से तो रूल्स निकलेंगे। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट में पहला एक्सपेरिमेंट जो देखना है हमें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए देखना है। अरे बोल किसके लिए देखना है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए देखना है। अगर क्रॉस समझा दूं ना तो उससे निकलने वाले जो डोमिनेंट रूल्स थे, जो इंडिपेंडेंस वाला रूल्स था, तो ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आपको क्रॉस समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आजा पहले क्रॉस समझते हैं, आजा क्रॉस समझते हैं। देखो क्रॉस समझने से पहले अब क्वेश्चन देख ले। ये जो क्वेश्चन है मैंने यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड दोनों के क्वेश्चन का मिक्सअप रखा है यहां पर। अगर आप देखेंगे इतने ढेर सारे क्वेश्चन आपके एक टॉपिक मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पूछे गए हैं। जरा ध्यान से इन क्वेश्चन को देखकर स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टॉपिक से इतने ज्यादा क्वेश्चन का पूछे जाना। आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं बाद में मैं आपको बता भी दूंगा। कुल मिला के इस चैप्टर, इस क्वेश्चन में आपसे या तो पूछा गया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या आपसे पूछा गया है क्या, या आपसे पूछा गया कि भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन कर देना है, या आपसे पूछा गया है कि भाई मेंडल के जो लॉ है, डोमिनेंस के लॉ थे वो एक्सप्लेन कर दो, या मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था वो एक्सप्लेन कर दो, या फिर मेंडल का जो सिग्रीगेशन वाला लॉ था उसका भाई एक्सप्लेनेशन दे दे, या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो वो था मतलब मेन क्रॉस था या उसका एक्सप्लेनेशन था वो बता दे भाई, या मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता बनाते हुए बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दे। तो ऐसे करके सभी के सभी क्वेश्चन आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड हैं बच्चा। किससे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। तो आओ फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ते हैं और समझते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? देख, जब भी मैं मोनो हाइब्रिड की बात करूंगा, डाई की करूंगा या ट्राई की करूंगा, मोनो का मतलब यह है कि मुझे एक, मोनो का मतलब होता है अकेला, यूनिफॉर्म। मुझे एक कैरेक्टर की स्टडी का क्या करना है? एक कैरेक्टर की स्टडी करना है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में मैं एक चीज आपको यहां पर इंडिकेट करना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में आपको 6 कैरेक्टर्स बताए गए हैं जिन पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। उनको जरूर देख के जाना, उनको जरूर देख के जाना। एक चार्ट बना होगा, शायद इस वन शॉट में ना मिले आपको, बट वो चार्ट देख के जाना भाई, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं बात करता हूं मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है यूनी, यानी एक कैरेक्टर की स्टडी जब आप करेंगे, ओनली वन कैरेक्टर की स्टडी जब आप करेंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आएगा। और हमेशा मेंडल एक कैरेक्टर जब लेते थे तो एक के 2 अपोजिट कैरेक्टर्स बनते थे। जैसे अगर मैं हाइट कैरेक्टर ले लूंगा तो हाइट के 2 अपोजिट कैरेक्टर, एक टॉल हाइट हो जाएगी, एक शॉर्ट हाइट हो जाएगी। अरे बोलना, तो ऐसे मेंडल एक्सपेरिमेंट करते थे। तो इन्होंने जो अपना पहला, यानी जब आप ऐसे इनहेरिटेंस की स्टडी करें जिसमें 1 ट्रेट्स हो, यानी 1 कैरेक्टर्स हो, उन्हें हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने स्टडी की थी वो प्योर टॉल प्लांट एंड ड्रॉप प्लांट यानी स्मॉल प्लांट के ऊपर स्टडी की थी, यानी प्लांट के हाइट के ऊपर। जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था वो कैरेक्टर कैसा था? हाइट के ऊपर था, प्लांट की हाइट के ऊपर था। ध्यान से समझना, मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने प्लांट की हाइट के ऊपर अपनी स्टडी की। अरे बोल क्या की? प्लांट की हाइट के ऊपर अपनी स्टडी की। और ये हाइट जो इन्होंने ली, क्योंकि हाइट देख बाबू 2 ही हाइट होंगी ना, एक तो आपकी हाइट होगी टॉल वाली हाइट, एक तो आपकी होगी शॉर्ट वाली हाइट। कौन सी? शॉर्ट वाली हाइट, या इसे मैं ड्रॉप भी बोल सकता हूं। तो आपकी बुकों में तो यही लिखा रहता, तो मैं वो लिख देता हूं। एक टॉल हो गया और एक आपका क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, ठीक है ना। चल आजा बोल, क्लियर है क्या? तो ये आपकी क्या हो गई? ये 2 कैरेक्टर्स निकल के आ गए एक कैरेक्टर के। कैसे निकल के आए होंगे सर? क्योंकि 2 अपोजिट कैरेक्टर भाई एक में होते थे, ठीक है ना। ये मेंडल का नियम था, उन्होंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए थे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एनर्जी लो नहीं होना है, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा ना, तुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से बने रहना बस वीडियो में। प्लांट की हाइट में ना 2 तरीके की हाइट हो सकती है, एक छोटी हाइट, एक बड़ी हाइट। यानी एक बड़ी हाइट हो गई, इधर छोटी हाइट हो गई। एक प्लांट जो बड़ा है, ठीक है ना, और एक जो छोटा है।
तो एक जो बड़ा प्लांट है ना उसको मैं कैपिटल टी क्योंकि मेंडल ने उसको कैपिटल टी से इंडिकेट करते थे, और एक को स्मॉल टी और स्मॉल टी से इंडिकेट करते थे। यहां तक में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो यहां तक कह सकता है कि सर मुझको ये चीजें समझ में नहीं आई, कमेंट कर दे जल्दी से। अगर आई है तो आगे चले फिर। यानी कि उन्होंने क्या किया कि कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी से करा दिया। अरे बोल किससे करा दिया? स्मॉल टी या स्मॉल टी से, यानी शॉर्ट प्लांट से करा दिया। तो ये कैसा क्रॉस होगा? ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम जीनोटाइप्स लिख देते हैं ना, ये क्या है? ये जीनोटाइप है। अरे बोलना है क्या है? जीनोटाइप है। तो जैसे मेरे जीनोटाइप्स लिख जाएंगे तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें इनके गैमिट्स फॉर्म करने होंगे। जब भी हम क्रॉस करवाते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। एक बार हमें फिनोटाइप लिखना पड़ेगा। तो सर फिनोटाइप आपने कहां लिखा बच्चा? यहां पर मैंने फिनोटाइप लिख दिया। देखना, फिनोटाइप को मैंने कहां पे लिखा है? फिनोटाइप को मैंने यहां पे लिखा है। फिनोटाइप के बाद मैंने जीनोटाइप को लिख दिया। जीनोटाइप के बाद मुझे इनके गैमिट्स बनाने होंगे। अरे बोलना क्या बनाने होंगे? मुझे इनके गैमिट्स बनाने होंगे। तो इनके गैमिट्स देखिए, होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। और एक बात हमेशा याद रखना, होमोजाइगस में गैमिट्स केवल एक बनते हैं, यानी कैपिटल टी का गैमिट केवल एक बनेगा जो कि खुद कैपिटल टी होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी से एक गैमिट बनेंगे जो कि स्मॉल टी हो जाएगा। अरे यहां तक की चीजें समझ में आती हैं क्या? किसी भी बच्चे को यहां तक में कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दे। यहां तक में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे भाई। ये मैंने क्या बना दिए हैं? ये मैंने गैमिट बना दिए हैं। अरे बोलो ना क्या बनाए हैं भाई? ये गैमिट हैं। अरे बोलना क्या है? ये गैमिट हो गए। क्या हो गए? गैमिट हो गए। अब इन गैमिट को फ्यूज कराना पड़ेगा, यानी इन गैमिट का फ्यूजन होगा, ये आपस में मिल जाएंगे, और आपस में मिलने के बाद ये बनाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसका जीनोटाइप तो कैपिटल टी स्मॉल टी है बच्चा, लेकिन ये देखने में कैसा होगा ये मायने रखती हैं चीजें, कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो आपको बना हुआ यहां पर दिख रहा है, ये देखने में कैसा। आज इसको देखते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, कहीं भी बच्चों को कहीं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। बस आपको ना बने रहना यार, बढ़िया तरीके से बने रहो। बढ़िया तरीके से बने रहोगे तो आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? चल इसको बढ़िया बॉक्स में बंद कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है? चल कैपिटल टी यानी देखने में ये कैसा है? अरे सर देखने में अभी भी नहीं, ये टॉल है। अरे बोलना कैसा है? देखने में अभी भी ये टॉल है। यानी जब मैंने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का क्रॉस करवाया तो मुझे जो F1 जनरेशन में मिला, ये F1 जनरेशन हो जाएगी। F1 मतलब पहली जनरेशन हो जाएगी। वो मुझे टॉल प्लांट मिला। कैसा प्लांट मिला? टॉल प्लांट मिला। देखने में ये कैसा था? टॉल था। देखने में ये कैसा था? टॉल था। तो मेंडल ने इसकी F2 जनरेशन जानने की कोशिश की। मेंडल ने कोशिश की इसकी F2 जनरेशन क्या होगी। तो आ जाओ इसकी F2 जनरेशन की बात करते हैं भाई। इसकी F2 जनरेशन जब मेंडल जानने की कोशिश करेंगे तो कैसी F2 जनरेशन आएगी? देखो, अभी अपने को कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल चुका है। कैपिटल टी स्मॉल टी मिल चुका है जो कि F1 जनरेशन में मुझे मिला। अरे बोल कहां पे मिलता है? ये कैपिटल टी स्मॉल टी मुझे F1 जनरेशन में मिल जाता है। और जब मुझे इसकी F2 जनरेशन को फाइंड करना है, यानी F1 से कहां पे जाना है? F1 से मुझे जाना है इसकी F2 जनरेशन में, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मुझे, यानी कि जो मेंडल हुआ करते थे ना, वो एक प्रोसेस को अपनाते थे और उसको मैं कहता हूं सेल्फ क्रॉस। अरे बोलना उसे क्या कहता हूं? सेल्फ क्रॉस कहता हूं। सेल्फ क्रॉस कहता हूं। तो सेल्फ क्रॉस का मतलब ये है, अरे सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या है कि जिस तरह से आपने इसे बनाया है उसी की आपको क्या बना के कर देना है? क्लोन बनाते हुए इसका क्रॉस इसी के साथ करवा देना है। इसी को मैं सेल्फ क्रॉस कहता हूं। इसी को मैं क्या कहता हूं? सेल्फ क्रॉस कहता हूं। जब खुद का क्रॉस खुद से हो जाए। कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करा देंगे तो खुद का क्रॉस खुद से हो गया, तो ये क्या हो गया? सेल्फ क्रॉस हो गया। और देख, दोनों में ये देखने पर दोनों हेट्रोजाइगस है कि नहीं? हेट्रोजाइगस है। और हेट्रोजाइगस में बेटा दो गैमिट्स फॉर्म होते हैं, यानी यहां पर आपको दो गैमिट्स बनते हुए दिखेंगे। दो गैमिट कौन कौन से सर बन जाएंगे? ध्यान से समझना। अरे दो गैमिट कौन कौन से बनेंगे? ध्यान से समझना। इसके दो गैमिट बनेंगे, एक तो बन जाएगा कैपिटल टी और एक बन जाएगा बच्चा क्या? एक बनेगा क्या? एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। इसके भी दो गैमिट बनेंगे, एक होगा आपका कैपिटल टी और एक बच्चा आपका क्या बनेगा? एक बनेगा आपका स्मॉल टी।
अब इन दोनों का क्रॉस करवा दिया जाए, क्योंकि ये गैमिट फॉर्मेशन तो हो गई भाई, ये गैमिट तो हम बना दिए, गैमिट के बाद क्रॉस होता है, तो क्रॉस कैसे कराएंगे ध्यान से समझना, क्रॉस कैसे कराएंगे ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रॉस कराना है। कैसे कराएंगे सर, अरे बोलना कैसे कराएंगे, तो ज्यादा ध्यान से देखना। देख अपने को क्या करना है, इस कैपिटल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी के साथ करा देना है। तो जब इस कैपिटल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चा बता, यहां पर बन जाएगा कैपिटल टी, बोल क्या बनेगा, कैपिटल टी। फिर अपने को क्या करना है, फिर अपने को इस कैपिटल टी का क्रॉस, अरे बोलो किसके साथ करा देना है, इस कैपिटल टी का क्रॉस अपने को करा देना है इस स्मॉल टी के साथ। तो क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि इस तरफ कैपिटल टी है तो इस तरफ स्मॉल टी है। बोलिए बनेगी कि नहीं बने, बिल्कुल बने। फिर आगे नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे इस तरफ के तो हो गए भाई, कैपिटल टी का तो करवा दिया, अब स्मॉल टी बचा, तो स्मॉल टी का क्रॉस हम करवा देंगे किसके साथ, हम करवा देंगे इस कैपिटल टी के साथ। तो बनेगा क्या, अरे बोलना क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। बोल बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, इस कैपिटल टी का क्रॉस अब की बारी करवा देना है इस स्मॉल टी के साथ, तो बनेगा क्या, अरे यहां पर बन जाएगा स्मॉल टी, यानी ये आपकी F2 जनरेशन है बच्चा। कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन है। और F2 जनरेशन में आपको किस तरह की प्रोजेनी देखने के लिए मिल रही है, आप क्या देख पा रहे हैं, आप बच्चा देख पा रहे होंगे कि एक आपको कैपिटल टी मिला है, एक आपको स्मॉल टी मिला है, एक आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आपको मिला है स्मॉल टी। यानी कि आप अगर देखेंगे, यानी अगर आप इनके रेशियो की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जो कैपिटल टी है उसका प्लांट मेरे पास एक है, जो कैपिटल टी है उसका प्लांट मेरे पास 2 है, और जो स्मॉल टी है उसके प्लांट मेरे पास 1 हो जाएंगे। तो मेंडल ने यहां पर अपने रेशियो को देना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा जो मेरा जीनोटाइप रेशियो है, जो मेरा जीनोटाइप रेशियो होगा, अगर आप जीन्स देखेंगे तो 2 जीन्स आपको एक तरीके की दिखेंगी, एक जीन आपको एक तरीके की दिखेगी और एक जीन आपको एक तरीके की दिखेगी। यानी जो क्रॉस निकल के आया वो आया 1:2:1। अरे बोलना क्या आया, 1:2:1। और मेंडल ने यहां पर अपने फिनोटाइप रेशियो भी दिए, फिनोटाइप रेशियो की भी बात की, और फिनोटाइप रेशियो में उन्होंने क्या दिया, 3:1। 3:1 क्यों होगा, क्योंकि बच्चा ये तीनों प्लांट, अरे बोलना, ये तीनों प्लांट देखने में कैसे हैं, ये तीनों प्लांट देखने में तो कैसे होंगे, देखने में तो टॉल ही होंगे ना, केवल और केवल एक प्लांट आपका स्मॉल होगा, छोटा होगा, बाकी देखने में 3 प्लांट कैसे हैं, देखने में 3 प्लांट आपके टॉल ही हैं, केवल एक प्लांट आपका स्मॉल है। यानी जो इसका फिनोटाइप रेशियो बन जाएगा वो 3:1 ही बनेगा। अरे बोलना क्या बनेगा, 3:1 बनेगा। आज से पहले आपने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन आपने देखा था क्या कहीं पर? अगर देखा था तो बिल्कुल अच्छी बात है, और नहीं देखा था तो थैंक यू आशीष सर। बोलना जल्दी से, बोल जल्दी से कि क्या ये चीजें समझ में आ गई, क्या ये चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई, क्या क्रॉस बढ़िया तरीके से समझ में आया, क्या इस तरह से रेशियो निकलते थे। देखने में तो ये प्लांट कैसे थे, देखने में तो ये अभी भी टॉल ही थे लेकिन इम्प्योर वाले थे, जीनो टाइप इनका अलग था, तो 1:2:1 इसका जीनो टाइप हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बारी पूछी जाती हैं चीजें, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे। हाँ, तो यहां से मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, हाँ यहां से कुछ चीजें आपको समझानी है मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जरा ध्यान से देखो इसकी F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी वाली है कि नहीं है, बता। F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी वाली है, तो इसके पास जो एलील्स हैं, मैं कह सकता हूं कि इसकी एलील्स में कैपिटल टी भी है, इसकी एलील में स्मॉल टी भी है। यानी ये टॉल प्लांट भी हो सकता था, ये शॉर्ट प्लांट भी हो सकता था, लेकिन इसके बाद भी ये प्लांट कैसा है, इसके बाद भी ये प्लांट टॉल प्लांट है। तो यहीं से मेंडल ने अपना रूल दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंट या डोमिनेंस। तो कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब यह है कि यहां पर 2 तरीके की जीन है, एलील है। एक आपकी डोमिनेंट एलील है, इसको मैं डोमिनेंट एलील बोलता हूं, और एक आपकी रिसेसिव एलील है। तो मेंडल ने एक्सप्लेन किया,
मेंडल ने कहा जब भी डोमिनेंट एलील, और अब मैंने पहले ही बता दिया कि डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील क्या होती है, पीछे जाके देखना। तो जब भी डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील एक साथ आएंगी तो हमेशा डोमिनेंट एलील्स जिस कैरेक्टर को कंटेन करती होगी वही व्यक्त होगा, बाकी जो रिसेसिव एलील्स कैरेक्टर को व्यक्त करती होगी वो नहीं कर पाएगी भाई। यानी जो कैपिटल टी थी वो तो स्मॉल, कैपिटल टी टॉल के लिए जिम्मेदार था और स्मॉल टी शॉर्ट के लिए जिम्मेदार था, लेकिन यहां पर क्योंकि ये रिसेसिव एलील्स हैं तो रिसेसिव एलील्स कभी भी अपने कैरेक्टर्स को व्यक्त नहीं कर सकती। कब? जब डोमिनेंस आ जाए। डोमिनेंस का मतलब होता है डॉन, और डॉन जब तक रहेगा तो छोटे मोटे गुंडे अपने पावर को दिखाएंगे क्या? नहीं दिखाएंगे। तो जब तक डोमिनेंट एलील्स होंगी तब तक रिसेसिव एलील्स अपने पावर को नहीं दिखा पाएंगी और डोमिनेंट एलील्स का ही पावर दिखेगा, जैसे कि टॉल दिख रहा है यहां पर। तो F1 जनरेशन से आपकी जो F1 जनरेशन थी उसी से लॉ ऑफ डोमिनेंस का रूल निकल के आता है। वो कहां से निकल के आता है बच्चा? F1 जनरेशन से आता है और इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। बच्चे एक्सप्लेन अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको यही एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो मैंने आपको बताया है कि यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन इसके बाद भी ये प्लांट टॉल है क्योंकि कैपिटल टी आपकी डोमिनेंट एलील्स है और डोमिनेंट एलील्स ही अपने कैरेक्टर्स को व्यक्त करती हैं और कभी भी रिसेसिव अपने कैरेक्टर्स को नहीं व्यक्त कर पाती। लेकिन जब डोमिनेंट एलील्स को आप हटा देंगे तब रिसेसिव अपने कैरेक्टर्स को व्यक्त करती है। बोल, ये पहला रूल आपको समझ में आया क्या? अरे बोलना, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आएगा कि कहां से आया है? समझ में आ गया सर। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखो कहां से समझ में आया। ये F2 जनरेशन से निकल के आता है। सर क्या कहता है जरा ध्यान से देख, तो इसके लिए मुझे F2 जनरेशन तुझे समझानी पड़ेगी ना कि मैंने क्या बताया तुझे F2 जनरेशन में। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, सारी चीजें समझ में आएंगी। अरे सर सारी चीजें समझ में आ ही रही है सर, मजा आ रही है आपसे पढ़ के? बिल्कुल आएगी बच्चा, अरे बिल्कुल आएगी मजा। ध्यान से देख, इधर 10 लेक्चर के बराबर होता है अपना वन शॉट। हाँ, एक बार वन शॉट यहां से देख ले, कहीं से भी देख ले, तुझे फर्क पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं क्या, अगर मैं बात करता हूं F2 जनरेशन की, तो आपने एक चीज देखा। सर क्या देखा मैंने? कि जो आपके पास F1 जनरेशन में प्रोजेनी थी ना, तो उसने जब अपने आप को क्रॉस किया तो उसके गैमेट्स फॉर्म हुए। अरे बोलना, ये क्या थे? ये क्या थे? ये गैमिट थे कि नहीं थे? अरे गैमिट ही तो थे। तो जब गैमिट बनेंगे तो सर हमेशा वो जो कैरेक्टर होगा ना, उससे जब गैमिट्स बनते हैं तो गैमिट्स अलग अलग बनते हैं। हमेशा एक कैरेक्टर, जैसे होमोजाइगस है तो उसके एक गैमिट बनते हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस में गैमिट अलग अलग हो जा रहे हैं और इन्हीं गैमिट के अलग अलग होने को ही सेग्रीगेशन बोलते हैं। हाँ, तो यहीं से सेग्रीगेशन वाला रूल निकल के आता है और वो रूल ये कहता है कि भैया क्या कहता है सर, क्या कहता है? वो रूल ये कहता है कि जब भी गैमिट फॉर्मेशन होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी गैमिट फॉर्मेशन होता है तो गैमिट फॉर्मेशन के दौरान जीन से दोनों एलील्स अलग अलग हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी था और जब भी आप इसका क्या बनाएंगे, जब भी आप इसके गैमिट्स बनाएंगे तो हमेशा जब इसके गैमिट बनेंगे तो इसके गैमिट बनने के दौरान ये कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू F2 जनरेशन दिया गया था, यानी F2 पीढ़ी के हिसाब से दिया गया था ये चीज। तो इसको बताया गया, इसीलिए F2 जनरेशन में हमें F2 जनरेशन भी पढ़ना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया ये अकॉर्डिंग टू F2 जनरेशन दिया गया था भाई। इसमें क्या कहा गया है कि जो आपके एलील्स के पेयर्स होते हैं ना, वो पेयर्स एकदम से सेपरेट हो जाते हैं। कब? ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। यही लॉ तो है कि जब भी गैमिट बनेंगे तो ये जो एलील्स हैं, ये दो एलील्स हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये सेपरेट हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं या प्योरिटी ऑफ गैमिट्स कहते हैं। गैमिट्स की प्योरिटी, हमेशा गैमिट्स प्योर होते हैं, इंडिविजुअल लॉ है, कभी भी गलत नहीं होगा। आगे आप देखेंगे क्लास 12 में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस गलत होता है कुछ केसेस में, आगे आप पढ़ेंगे, इसके बारे में हमें चर्चा यहाँ पे नहीं करनी है, लेकिन ये कभी गलत नहीं होगा। हमेशा गैमेट्स अलग होंगे बच्चा, हमेशा गैमेट्स अलग होंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करने वाले हैं। डाई का मतलब ये है कि इस बार आप दो कैरेक्टर्स की स्टडी करने वाले हैं, यानी आप इस बार दो जीन्स की स्टडी करने वाले हैं और उसकी स्टडी के दौरान कौन से रूल्स निकलेंगे वो आप देखने वाले। जो थर्ड रूल्स बचता है ना मेंडल का, एक दो तो पढ़ लिए हमने, दो लॉ तो पढ़ लिए, एक
एक और बचा हुआ थर्ड नंबर, वो थर्ड नंबर डाई हाइब्रिड क्रॉस पे निकल के आया था, तो उसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो जीन के कैरेक्टर की स्टडी की। सर कैसे स्टडी की, देख इन्होंने जो पहला कैरेक्टर लिया था वो कलर ऑफ सीड लिया, कलर ऑफ द सीड यानी सीड का कलर क्या लिया, जो आपकी सीड थी ना उसका कलर इन्होंने लिया। चलो आ जाओ इसको लिख लेते हैं भाई, इसको समझा देता हूं बढ़िया तरीके से। इन्होंने पहला जो कैरेक्टर लिया था वो सीड के कलर का लिया, सीड के कलर का लिया। अब दूसरा जो कैरेक्टर इन्होंने लिया था शेप ऑफ सीड लिया, दूसरा कैरेक्टर क्या था, शेप ऑफ सीड था, शेप ऑफ सीड था। इन दोनों कैरेक्टर को लिया। आपको पता है एक कैरेक्टर ना दो अलग अलग कैरेक्टर को, दो अपोजिट कैरेक्टर को कंटेन करता है, यानी जो यहां पर सीड का कलर इन्होंने लिया था ना बच्चा, जो सीड का कलर लिया था उसके भी दो कैरेक्टर इससे निकल के आ जाएंगे और दो इससे निकल के आ जाएंगे। कैसे, देखो सीड के कलर में ना इन्होंने क्या रखा, सीड के कलर में इन्होंने एक तो येलो कलर रखा, एक तो येलो कलर रखा और एक तो ग्रीन कलर रखा। कौन सा कलर, एक तो ग्रीन कलर रखा, एक तो ग्रीन कलर रखा। और शेप के सीड की, जब मैं शेप की बात करता हूं, एक तो राउंड शेप था, एक तो राउंड शेप था और एक व्रिंकलेट था, ठीक है ना, कैसा था, एक व्रिंकलेट था, ठीक है ना। तो ये इन्होंने दो कैरेक्टर इसके बना दिए, दो इसके बना दिए। इसको हम कैपिटल Y और कैपिटल Y से इंडिकेट करते हैं, इसे हम स्मॉल y और स्मॉल y से इंडिकेट करते हैं, इसे हम कैपिटल R और कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, जबकि इसे हम स्मॉल r एंड स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। ये तो बात हुई कि इन्होंने क्या लिया था। अब इसका क्रॉस करवाना है, क्या करवाना है, इसका क्रॉस करवाना है। तो आ जाओ, इसका क्रॉस के लिए ना कुछ बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सर क्या बातें ध्यान देनी पड़ेगी, तो ध्यान देगा ना तो सारी चीजें समझ में आएंगी। ध्यान से देखना, जब भी आप क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाने का रूल ये होता है कि एक तरफ आपको डोमिनेंट कैरेक्टर रखने, एक तरफ आपको रिसेसिव कैरेक्टर रखने हैं। तो जरा ध्यान से देखना कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या क्या है जिसमें कैपिटल लेटर आता हो, यानी ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, ये आपकी डोमिनेंट जीन हो गई और ये भी आपकी डोमिनेंट जीन हो गई, ठीक है ना, और ये आपकी रिसेसिव जीन हो गई और ये भी आपकी क्या हो गई, रिसेसिव जीन हो गई। तो आपको एक चीज समझ में आई है कि येलो कलर को और राउंड शेप को एक तरफ रख दो और ग्रीन को और व्रिंकलेट को एक तरफ रख दो, ठीक है ना। ऐसा रूल होता है हमेशा, क्रॉस कराने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया ना, अरे बोलना, हमने क्या किया, हमने क्या किया कि एक तरफ लिख दिया, एक तरफ लिख दिया कैपिटल Y और कैपिटल Y जो कि येलो कलर के लिए है, और कैपिटल R और कैपिटल R जो कि राउंड शेप के लिए है। ये हमने डोमिनेंट कैरेक्टर को एक तरफ लिख दिया, ठीक है ना। ये कौन से कैरेक्टर्स हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। और दूसरे कैरेक्टर्स जो कि क्या थे, जो कि थे स्मॉल y एंड स्मॉल y और स्मॉल r एंड स्मॉल r, यानी कि ग्रीन और व्रिंकलेट, इन दोनों को हमने अलग रख दिया। रीजन क्या है बच्चा, रीजन ये है कि एक तरफ डोमिनेंट कैरेक्टर को रखना था, एक तरफ इनडोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर्स को रखना था। तो ये तो हमने लिख दिया क्या, ये तो हमने लिख दिया इसका जीनोटाइप। अरे बोलना, क्या लिख दिया, ये हमने इसका लिख दिया जीनोटाइप। ये हमने इसको क्या बताया कि ये हो गया इसका जीनोटाइप। और जीनोटाइप लिखने के बाद आप क्या करते हैं, जीनोटाइप लिखने का रूल क्या होता है कि एक साइड आपको लिखने हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स, यानी डोमिनेंट जीन आपको एक साइड रखनी है और रिसेसिव जीन आपको दूसरे साइड रखनी है। ये रूल्स होते हैं किसी भी जीनोटाइप्स को लिखने के, क्रॉस भी जीनोटाइप्स को लिखने के। फिर आपको क्या करना है बच्चा, ये हो गया क्या, अब आपको गैमिट फॉर्मेशन करनी है। अरे बोल, क्या बनानी है, गैमिट बनानी है। तो गैमिट बनाने के लिए आपको पता है कि होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस में आपको एक गैमिट बनेगी, कैसे कि कैपिटल Y और कैपिटल Y की एक जीन चली, सॉरी एक एलील्स यहाँ पे चलाएगा, तो ये कैपिटल Y हो गया। और कैपिटल R कैपिटल R का एक चलाएगा तो एक कैपिटल R हो गया। यानी यहां पर जो बनने वाला वो है आपका क्या, अरे बोलना क्या है,
बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो कैपिटल वाई और स्मॉल आर बनेगा। सर दो क्यों बन जाएंगे? क्योंकि कैपिटल वाई आपकी येलो कलर के लिए और आप आर जो राउंड कलर के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आती हैं क्या? हाँ सर आती हैं। अब आगे देखो भाई, आगे देखो, यहां पर जो कैरेक्टर बनेगा वो बनेगा स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। स्मॉल वाई और स्मॉल आर किसके लिए जिम्मेदार है? आप सभी बच्चों को पता होगा। स्मॉल वाई जो है वो है आपके ग्रीन कलर के लिए और स्मॉल आर व्रिंकलेट के लिए है। तो ये जो मैंने बनाए हैं, ये मैंने क्या बना दिए बच्चा? ये मैंने इसके गैमिट बना दिए। अरे बोलना क्या बनाए हैं? ये मैंने इसका गैमिट बनाया है। अरे बच्चा क्या बनाया है? इसका गैमिट बना दिया है भाई। क्या बनाया बच्चा? इसका ना गैमिट बना दिया है। ठीक, चला जाए इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। तो इसका ये गैमिट है, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चा? ये इसका गैमिट हो जाएगा। बोलना क्या है? ये इसका गैमिट हो जाएगा। तो इसके गैमिट इस तरह से बन गए। अब गैमिट को फ्यूज करवाना पड़ेगा F1 जनरेशन बनाने के लिए, यानी इन दोनों गैमिट का फ्यूजन भी जरूरी है, फ्यूज करवाना पड़ेगा। सर कैसे करवाएंगे? ध्यान से देखना। देख, इसको इससे मिला दिया तो बना क्या भाई? क्या बन गया बता? यहां पर बन गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। देख, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहां से आ गया और स्मॉल वाई स्मॉल आर यहां से आ गया। इस तरह से इसकी F1 जनरेशन बन गई। अरे बोलना क्या बन गई? इसकी F1 जनरेशन इस तरह से बन जाती है बच्चा। इसकी F1 जनरेशन इस तरह से बन जाती है। ये इसकी F1 जनरेशन है। इसको मैं क्या कहूंगा? ये इसकी F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। तो इस तरह से मैंने इसके क्या बना दी? F1 जनरेशन बना दी। और F1 जनरेशन बनाने के बाद अगर आप F1 जनरेशन में देखेंगे तो ये प्लांट कैसा होना चाहिए बता? अरे बोलना कैसा होना चाहिए? देखिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है कि नहीं? कैपिटल वाई किसके लिए जिम्मेदार है? कैपिटल वाई येलो कलर के लिए और स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए। लेकिन जो येलो कलर था वो डोमिनेंट था, यानी यहां पर जो कलर आएगा वो येलो ही आएगा, येलो कलर ही आएगा। और यहां पर राउंड ही आएगा, राउंड, क्योंकि राउंड आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था। यानी F1 जनरेशन में जो आपको प्लांट मिला वो येलो कलर और राउंड शेप का मिला। येलो कलर उसका प्लांट का कलर, सीड का कलर था और राउंड शेप की वो सीड थी। किस शेप की थी? राउंड शेप की वो सीड थी। इतनी बातें आपको समझ में आई क्या? अगर आपको इतनी बातें समझ में आती हैं तो अब इसकी क्या बनानी पड़ेगी? F2 जनरेशन। इसकी F2 जनरेशन बनानी पड़ेगी और यहीं से आपका रूल निकल के आएगा। F2 जनरेशन जब भी आप बनाएंगे ना, F2 जनरेशन जब भी आप बनाएंगे तो आपको इसके गैमिट बनाने पड़ेंगे। और गैमिट बनाना ना इतना आसान नहीं है इसका। अब F1 जनरेशन के गैमिट बनाना इतना ज्यादा आसान तो नहीं है। सर कैसे गैमिट बनेंगे? तो बेटा इसका जो गैमिट फॉर्मेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसके गैमिट कैसे बनेंगे? गैमिट, इसके गैमिट कैसे बनेंगे? वहीं से इसका रूल निकल के आता है, इंडिपेंडेंस वाला गैमिट का। अब जरा ध्यान से देखना। देख अपने पास है क्या? अपने पास है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। जब आप इसके गैमिट बनाएंगे ना तो इस तरह से गैमिट बनेंगे कि ये जो जीन है ना सब अलग अलग हो जाएंगे। यानी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई अलग अलग हो गई, कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग हो गए। इनको लेफ्ट और राइट पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है, यानी एक तरफ लेफ्ट पार्ट एक तरफ राइट पार्ट। तो लेफ्ट की तरफ दोनों पार्ट को अलग अलग कर देना है आपको। यानी आपने क्या किया है? आपने कैपिटल वाई को अलग कर दिया है, आपने स्मॉल वाई को अलग कर दिया है, आपने कैपिटल आर को अलग कर दिया है, आपने स्मॉल आर को अलग कर दिया है। जब इनसे आप गैमिट बनाएंगे ना, गैमिट इनके दो फॉर्म में बनेंगे, यानी एक गैमिट में दो एलील्स होंगी। ठीक है ना? तो कैसे गैमिट फॉर्म होंगे जरा ध्यान से देखना। देख क्या करना पड़ेगा तुझे, फिर इनका क्रॉस कराना पड़ेगा। यानी ये जो कैपिटल वाई है ना, कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई इस कैपिटल आर के साथ भी क्रॉस कर सकती है और यही कैपिटल वाई इस स्मॉल आर के साथ भी क्रॉस कर सकती है। बोल कर सकती है कि नहीं? जब इसका क्रॉस हो जाएगा तो क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर और यहां पर बन जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, क्योंकि इसका स्मॉल आर के साथ क्रॉस हुआ था। इसी तरह से बच्चा, इसी तरह से क्या होगा? इसी तरह से अगर आप देखेंगे ना, अरे बोल कैसे देखेंगे? ये क्या हो गया भाई? इसको डिलीट करो ना यार, ये कैसे हो गया? इसको बैक कर देते हैं। ठीक है ना? चला जा। अब इसके बाद ना क्या करना है अपने को क्या करना है? अगर मैं इस कैपिटल वाई का क्रॉस करवा दूं किसके साथ? इस कैपिटल आर के साथ, तो क्रॉस हो सकता है। और इसी तरह स्मॉल वाई का कैपिटल आर के साथ करवा दूं और इसी तरह स्मॉल वाई का क्रॉस अगर मैं इस स्मॉल आर के साथ करवा दूं तब भी ये क्रॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता?
इधर क्रॉस कराऊंगा तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई आ गई, और इधर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके गैमिट बने। मैंने आपको बताया बच्चा, मैंने आपको क्या सिखाया, बोल मैंने क्या सिखाया, मैंने आपको यह बताया कि कैसे आप इसके गैमिट फॉर्म करेंगे। गैमिट फॉर्म करने के लिए आपको यह प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। यानी यहां पर जो ये बने हैं ना, ये चारों गैमिट बने हैं। अरे बोल क्या बने हैं, ये चार के चारों गैमिट बन के आए हैं। बोलना क्या बन के आए हैं, चार के चारों गैमिट बन के आए हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से आपका रूल निकल के आ जाता। पहले रूल समझ ले। रूल ये कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का, यानी ये देखो क्या रूल था, हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ये रूल ये कहता है कि जब गैमिट फॉर्मेशन होगा, बोलना क्या होगा, जब गैमिट फॉर्मेशन होगा तो हमेशा एक एलील ना पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस है कि वो किसके साथ क्रॉस करेगी। ये कैपिटल वाई इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, दोनों के साथ कर रहा है। इसी तरह ये स्मॉल आर इसके साथ कर सकता है, और कैपिटल आर भी इसके साथ कर सकता है। यानी कि इनका क्रॉस आपस में कैसे भी हो सकता है, इंडिपेंडेंस रूप से हो सकता है। और यहीं से मेंडल का थर्ड रूल, जो बच्चों को नहीं समझ में आता है, वो थर्ड रूल निकल के आता है कि इनका क्रॉस कैसे भी हो सकता है भाई। हाँ, ये इंडिपेंडेंस अपने स्वतंत्र है, ये पूरी तरीके से इस बात के लिए स्वतंत्र है कि ये इसके साथ भी क्रॉस करे और इसके साथ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि ये इसके साथ भी क्रॉस करे, इसके साथ भी क्रॉस करे। और यहां से हम F2 जनरेशन निकालते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। F2 जनरेशन अपने में नहीं पूछी जाती, क्योंकि अपने थर्ड रूल तो यहीं से पूरे हो गए। लेकिन F2 जनरेशन कैसे बनाते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूं, बनाना आपको है। मैं आपको तरीका बता देता हूं बच्चा, क्या बता देता हूं, मैं आपको तरीका बता देता हूं। देख, यहां से हमने क्या किया, यहां तक हमने गैमिट फॉर्मेशन कर लिया है। अब मैं तुझे बता रहा हूं कि F2 जनरेशन कैसे बनेगी। F2 जनरेशन के लिए ना हमें चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। सर ये क्या होता है, सर चेकर बोर्ड तो पहली बार नाम सुना, अब सुन लेना। चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, और जितने गैमिट होंगे ना चेकर बोर्ड में उतने बॉक्स होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी लॉन्गिट्यूडल भी। तो आपको ना एक बॉक्स बनाना है। ये मैंने बॉक्स बनाया ऐसे करके, ये मैंने क्या बना लिया बच्चा, ये मैंने बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स में चार चार खाने बनाने, अरे बोलना कितने कितने खाने बनाने हैं। इस बॉक्स में ना चार चार करके खाने बना देने हैं। भाई कैसे खाने बनाएंगे, देखना इधर देख, ये पहली प्लेट बना दिया मैंने, और पहली प्लेट बनाने के बाद इसी के ना क्या कर देता हूं ना कि इसके क्लोन बना लेता हूं ऐसे करके, ठीक है ना। ये मैंने इसका क्लोन बना लिया भाई, तो ये मैंने एक यहां पे रख दिया ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके। और दूसरा मैंने एक क्लोन बनाया, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। यानी चार बॉक्स इसके बन गए आसानी तरीके, बहुत ही आसान से। और इसी तरह से चार बॉक्स मैं यहाँ पे बना लूंगा, ऊपर की तरफ भी होने चाहिए, नीचे की तरफ भी होने चाहिए। पहला बॉक्स हो गया भाई, ये दूसरा बॉक्स हो गया भाई, और ये तीसरा बॉक्स हो गया भैया। हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोलना हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान है सर, हाँ ये तो बनाना आसान है, चार चार का बॉक्स बना लेना है। अब इनको ना इसी ऑर्डर में यहाँ पे लिख दे, इनको ना इसी ऑर्डर में यहाँ पे लिख दे। कैसे लिखना सर बताइए ना, सर बताइए ना, प्लीज बताइए ना, बता रहा हूं ना। देख, कैपिटल वाई कैपिटल आर लिखा है, फिर लिखा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर लिखा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर लिखा है स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। क्या लिखा है, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई लिखा हुआ है। इसी तरह से यहां पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई करके हो गया। देख, डिटेल में लेक्चर दे रहा हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चों को अगर जीरो आता है ना तो तब भी सब कुछ आएगा, तब भी सब कुछ आएगा, तुझे कहीं पर टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। अब देखो क्रॉस कैसे होगा, देखना अब क्रॉस कैसे होगा। क्रॉस इस तरह से होगा कि बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं, बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। अपने को क्या करना है ना, अपने को टेबल बच्चों वाला काम करना है। बच्चों वाला क्या काम करना है कि जो ऊपर लिखा है ना नीचे छापते हुए चले जाओ। कैसे, यहां पर लिखा है कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। लिखा है कि नहीं लिखा, सर लिखा है। इधर लिखा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। इधर लिखा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये तो सर बहुत आसान है। सर छापना है क्या, और छापने में सर ना बहुत माहिर है हम लोग। छापते तो हम ऐसे है ना सर कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे कि हमने कैसे छापा होगा। अरे मैं जान जाऊंगा बच्चा कि तूने छापा होगा, तो छापता ही तो है। ये कहानी पूरी हो गई, इधर पूरा कर दिया हमने। अब इधर का पूरा करते हैं। देख, इधर का लाइन इस तरह से चलेगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर होंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कैपिटल वाई के स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना। फिर देख इधर एक कैपिटल, इधर देख कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल
कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरह से। देख कितना बढ़िया तरीके से हमने सारी की सारी प्रोजाइनी को बना दी। यानी टोटल जो 16 संतानें यहां पर देखने के लिए मिलेंगी आपको F2 जनरेशन में। यानी कितनी प्रोजाइनी बनेगी बच्चा? टोटल 16 प्रोजाइनी बनेगी, 16, ठीक है ना। और कैसे बनेंगे, इनका रेशियो क्या दिया मेंडल ने? इनका जो रेशियो दिया था, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों दिया था, लेकिन आपके सिलेबस के लिए केवल इसका फिनोटाइप इंपॉर्टेंट है। अरे बोलना क्या इंपॉर्टेंट है? इसका केवल आपको फिनोटाइप याद रखना है। बोलो ना क्या याद रखना है बच्चा? सर इसका केवल फिनोटाइप याद रखना है, इसका केवल फिनोटाइप याद रखना है। अरे बोलना क्या इंपॉर्टेंट है? फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? इसका फिनोटाइप होता है 9:3:3:1, 3:1। अब देख बहुत ही प्यारी सी बात जो तुझे किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बताने जा रहा हूं। ये रेशियो कैसे निकल के आया, ध्यान से समझना। ये रेशियो कैसे निकल गया बच्चा, किसी ने तुझे नहीं बताया, मुझे पता ना किसी ने नहीं बताया, लेकिन कैसे निकला मैं बता देता हूं ना। कैसे निकला मैं बता देता हूं, ध्यान से समझना। अरे ध्यान से समझना। देख जो 9 प्लांट है ना, वो कैसे प्लांट होंगे? जो देखने में येलो होंगे, जो देखने में येलो होंगे और राउंड शेप के होंगे। राउंड यानी सीड का कलर, सीड का कलर है और सीड का शेप है। 9 प्लांट बेटा ऐसे होंगे। नाउ और फिर इसके बाद आपके पास 3 प्लांट ऐसे भी होंगे, जो देखने में तो येलो होंगे, देखने में तो येलो होंगे, लेकिन व्रिंकलेड शेप के होंगे, ठीक है ना। और आपको कुछ ऐसे दिखेंगे जो देखने में ग्रीन होंगे, ग्रीन होंगे, लेकिन राउंड शेप के होंगे, लेकिन राउंड शेप के होंगे। और एक केवल प्लांट ऐसा होगा जो राउंड भी, जो ग्रीन भी हो, जो ग्रीन भी हो और व्रिंकलेड भी हो, ऐसे करके इस तरह से टोटल आपको प्लांट मिलेंगे। अगर आप गिनेंगे तो टोटल 16 प्लांट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 16 प्लांट हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखना, मैं आपको पहचानवाता हूं। ध्यान से देखना बच्चा, तो आपको मैं समझवाता हूं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बस बढ़िया तरीके से पकड़ के रखना। अरे बोलना पकड़ेगा क्या? बिल्कुल सब पकड़ेंगे, बढ़िया तरीके से पकड़ना, ठीक है ना। ध्यान से देखना। देख अगर आपको क्या पहचानना है, अगर आपको येलो और राउंड को पहचानना है ना, तो आप देखेंगे एक वाई कैपिटल होनी चाहिए और एक कैपिटल आर होना चाहिए। फिर क्या हो हम मैटर नहीं करता। अगर कैपिटल वाई भी होगी, कैपिटल आर भी होगा ना, तो नो डाउट वो येलो और राउंड वाला ही हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो येलो वो कौन से कलर को व्यक्त करेगी? येलो वाले को, और राउंड वाले को आर करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहां पर कैपिटल वाई कैपिटल आर है कि नहीं? बस एक कैपिटल वाई एक कैपिटल आर देखना है, ज्यादा नहीं देखना। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर यहां पर है कि नहीं? बिल्कुल है। कैपिटल वाई कैपिटल आर यहां पर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया। यहां पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर मिल जाएगा, यहां पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर मिल जाएगा। तो टोटल 4 तो यहां से निकल के आ गए, यानी 4 तो यहां से निकल के आ गए, 4 तो इस लाइन में है, ठीक है ना। अभी और होंगे, देखना ध्यान से। फिर इसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल आर यहां पर भी तो है, कैपिटल वाई कैपिटल आर यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर कैपिटल वाई तो है लेकिन कैपिटल आर नहीं, ठीक है ना। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों साथ में होने चाहिए। यहां पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है। फिर इसके बाद बोलना इधर कैपिटल वाई कैपिटल आर है, इधर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए? 4 5 6 7 8। एक और कहीं छिपा होगा, देखो देखो, गिनो कहां है, कहां है? कैपिटल वाई भी हो कैपिटल आर भी हो। अरे कैपिटल वाई भी हो कैपिटल आर भी हो, गिनो कहां है? अरे बोलो ना कहां है बच्चा? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, मिल जा सिम कहां गई सिम? अरे बोलो ना कहां गई सिम? एक नहीं मिल रही बच्चा, खोजना। ये देखिए इधर छिपी हुई है, कैपिटल वाई कैपिटल आर यहां पर है, यह है ना कैपिटल वाई कैपिटल आर। केवल आपको कैपिटल वाई कैपिटल आर वाले देखने थे, वो 9 टोटल प्लांट होंगे और आपने देखे टोटल 9 प्लांट है। अगर आप ये राउंड को गिने ना, जो मैंने येलो कलर से किए हैं, वो 9 राउंड होंगे। कितने होंगे? 9 टोटल। कितने होंगे? टोटल 9 हो जाएंगे। अरे बोलना कितने हो जाएंगे भाई? टोटल 9 हो जाएंगे। सर आप बता तो रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं हम आपके ऊपर। फिर आपको देखना है जिसमें केवल एक कैपिटल वाई हो, बस केवल एक कैपिटल वाई हो, आपको ये देखना है, क्योंकि कैपिटल वाई तो येलो होगा और स्मॉल आर आपका व्रिंकलेट हो जाएगा। तो जिसमें कैपिटल वाई हो कैपिटल आर ना हो, कैपिटल वाई हो और कैपिटल आर ना हो। ध्यान से देख, कैपिटल वाई यहां पर भी 3 होंगे ऐसे, टोटल 1 हो गया, कैपिटल वाई यहां पर है, 2 हो गया, और एक जगह कैपिटल वाई होगी कहीं पर, एक और ऐसी जगह जहां पर कैपिटल वाई होनी चाहिए, मात्र एक ऐसी जगह जहां पर कैपिटल वाई होगी। खोजना जल्दी से, कहां है वो? अरे ये रही कैपिटल वाई। अरे कहां रही? एक कैपिटल वाई कहां है? एक कैपिटल वाई इधर, एक कैपिटल वाई हो गया इधर, 2 कैपिटल वाई हो गया, और एक नहीं मिल रही बच्चा। ये रही है बच्चा, ये रही है। तो एक कैपिटल वाई ये हो गया, यानी टोटल
टोटल 3 ऐसे होंगे जहां पर केवल और केवल आपको कैपिटल वाई देखने के लिए मिलेगी बच्चा। क्या देखने के लिए मिलेगी? कैपिटल वाई, लेकिन कैपिटल आर नहीं होगा। और 3 ऐसे भी होंगे जहां पर कैपिटल आर तो होगा लेकिन कैपिटल वाई नहीं होगा। देखना ध्यान से, इसको दूसरे कलर से बताता हूं मैं, व्हाइट कलर से। देखना, जहां पर कैपिटल आर होगा लेकिन कैपिटल वाई नहीं होगा। देखिए, इधर कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, इधर कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, इधर कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है। टोटल 3 हो गए, तीनों आपस में ही है, तीनों आपस में ही है। तो ऐसे प्लांट कितने होंगे? ऐसे प्लांट टोटल 3 होंगे। और बोलना कितने होंगे? टोटल 3 प्लांट हो जाएंगे। फिर ग्रीन की बात करते हैं तो केवल एक अनोखा प्लांट भी आपको दिखेगा यहां पर, जो अकेला और सिंगल है, इसके जैसा ना कोई है ना कोई था। तो ये केवल और केवल सिंगल हो गया, तो ये केवल और केवल एक प्लांट होगा। तो इस तरह से ये रेशियो आया 9:3:3:1। यहां से ये रेशियो मैंने आपको समझा दिया। और रूल हमारा ये कहता है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन प्योर तरीके से होता है। प्योर तरीके से मतलब हर एक गैमेट, हर एक एलील इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो किसके साथ मिलना चाहता है। जिसके साथ भी मिलना चाहे मिल जाए, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी को हमको क्या बोल देते हैं बच्चा? इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस बोल देते हैं। मैंने अप टू जनरेशन भी आपको पढ़ा दी है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस में मैंने आपको बता दी है। इसमें मैंने आपको क्या बताया? देख, इसमें मैंने आपको क्या बताया है? इसमें मैंने बताया आपको क्या, देख मैं आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी कर देता हूं। मैंने बताया दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ वी कंसीडर the inheritance of 2 genes at a time, जब 2 जीन्स एक ही समय में हो, then the segregation of factor during the gamete formation, यानी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जब फैक्टर अलग होंगे तो वो रैंडम फ्यूजन के लिए इंडिपेंडेंट्स हैं, यानी वो ईच अदर, एक दूसरे से वो रैंडम फ्यूजन कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। और यही तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि यहां पर ये क्या कर रहे हैं, यहां पर ये रैंडम फ्यूजन कर रहे हैं, यहां पर कोई फिक्स नहीं है, ये इसके साथ भी कर रहा है, ये इसके साथ भी कर रहा है, ये इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं बच्चा। क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस बोल देते हैं। इसकी दूसरी डिफिनेशन भी मैंने लिखी है और ये भी समझ में आएगा। तो आपके पास जो डिफिनेशन होगी, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया ना कि रूल क्या कहता है, आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको आ गया, वो आपको बढ़िया तरीके से आ गया होगा। तो इस तरीके से मैंने क्या पढ़ा दिया आपको? मैंने आपको बता दिया क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बता दिया। अब वो लास्ट में जो पार्ट बचता है, वो बचता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर यकीन नहीं कि पूछे जाते हैं, तो देख ले भाई, अगर यकीन नहीं है तो ना डेट के साथ आया हूं आज में, अरे ईयर के साथ आया हूं, बहुत बार पूछे गए, मैं तो कुछ ही क्वेश्चन को लेकर आया हूं। हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। बच्चा ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, बिना इस टॉपिक को पढ़े और समझे आप आगे कैसे बढ़ेंगे बच्चा? नहीं बढ़ सकते। सर आपके 1 शॉट थोड़े से लेंदी नहीं होते, आप 1.5 घंटे का 2 घंटे का वीडियो बनाते। बेटा जितना मैं बना रहा हूँ सफिशियंट है, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, मैं 1 शॉट भी पढ़ा रहा हूँ, तो सारी चीजें मैं मिक्स कर दे रहा हूँ। 7 से 8 घंटे का मैंने 1 शॉट नहीं बनाया ना, 7 से 8 घंटे का नहीं बनाया मैंने, 2 घंटे का 3 घंटे का तो मैंने कभी बनाया नहीं, 2 घंटे का मैक्सिमम बनाया मैंने, और 2 घंटे से कम ही होता है। और उसमें आप सब कुछ सीख चुके होते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और हमारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जो है वो भी, और साथ ही साथ में नोट्स भी आपको मिलती है। ठीक है ना? अभी रैपिड रिवीजन मैं भी बनाऊंगा, देखना 20 मिनट में चैप्टर खत्म कर दूंगा, फिर मैं देखूंगा कितना तुझे समझ में आया। लेकिन यहाँ पे सारी चीज समझा रहा हूँ मैं तुझे, और सारी चीजें तुझे समझ में भी आती है, मुझे पता है। ठीक है ना? चला जा, अब कमेंट कर दे सर आशीष सर आप बढ़िया समझाते हैं, कमेंट कर जल्दी से। आगे बढ़ें क्या? अरे आगे बढ़ें क्या? बोलना आगे बढ़े क्या? चला जा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है कि देख, कहने का मतलब ये है कि पेरेंट के बाद जब हम पैदा होते हैं ना, तो कैसे डिसाइड होता होगा कि जो आने वाली संतान है यानी प्रोजेनी है, वो मेल होगी कि फीमेल होगी, ये कैसे डिसाइड होता है? इसी को हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। अरे बोलना क्या करने वाले हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि आने वाली जो प्रोजेनी है ना, आने वाली जो प्रोजेनी है वो मेल होगी कि फीमेल होगी, कैसे डिसाइड होता है? बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा मैं तुझे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। उससे पहले कि मैं तुझे ये समझाऊं, उससे पहले मुझे एक बात आपको समझानी पड़ेगी। क्या? मुझे आपको बताना पड़ेगा कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा भी कोई क्रोमोसोम्स होते हैं क्या? बेटा बिल्कुल, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना बच्चा, मैंने कहा था ना आपको क्रोमोसोम की स्टडी आगे भी करवाऊंगा। जो आपके क्रोमोसोम होते हैं ना, टोटल कितने होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। अरे बोलना कितने होते हैं? टोटल 46 होते हैं। बोलना कितने होते हैं? टोटल 46 होते हैं। 46 में केवल 2 क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अरे बोलना कैसे होते हैं? जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं 2, बाकी के बचे हुए
बाकी के बचे हुए 44 ऑटोसोम क्रोमोसोम्स कहलाते हैं बच्चा। यानी ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका सेक्स से कोई रिलेशन नहीं है, यानी मेल और फीमेल से कोई रिलेशन ना होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कह देते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका सेक्स से रिलेटेड होता है, यानी कि कहने का मतलब ये कि मेल और फीमेल से रिलेशन होता है, तो हम कह देते हैं बच्चा कि वो आपका क्या हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। बोल इतनी बातें क्लियर हैं क्या? इतनी बातें समझ में आती हैं क्या? तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि देखो वैसे जब मैं सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करता हूं तो हमेशा ये 2 पेयर्स में होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 पेयर्स में नहीं होते, 2 क्रोमोसोम होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। और 2 क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? 2 क्रोमोसोम में पहला नंबर आएगा X और दूसरा नंबर है Y। क्या है? X और Y। अब मैं इसकी कहानी बाद में बताऊंगा सेक्स क्रोमोसोम की। पहले तुझे ये समझना पड़ेगा कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, अरे बोलना क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, और जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं। देख ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है उन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, लाइक X एंड Y क्रोमोसोम। ये मेल और फीमेल में सिमिलर ट्रेट्स, रुक जाए यहां पर गलत हो गई चीजें, देख इधर क्या हो गया ना, देख इधर थोड़ा सा सही कर लेना भाई, इधर चीजें थोड़ा सा मिस्टेक हुई हैं और थोड़ा सा नहीं ना पूरा का पूरा पलट गया। कैसे पलट गया? इधर हम ना ऑटोसोम्स की बात नहीं करते, इधर ऑटोसोम्स नहीं है बच्चा। रुक जा मैं सही कर देता हूं इसको ताकि तुझे प्रॉब्लम ना हो कहीं पर, ठीक है ना। ये बच्चा इधर क्या है ना, इधर आपका सेक्स क्रोमोसोम है बताया गया, इस साइड आपका सेक्स क्रोमोसोम बताया गया है, और इस साइड आपका ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स बताए गए हैं। कौन से क्रोमोसोम्स? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स बताए गए हैं। तो यहां पर आप क्या सीखेंगे? यहां पर आप सीख रहे होंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के बारे में, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में बच्चा। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन पर डिपेंड नहीं करते, यानी ये कभी भी डिसाइड नहीं करते कि आने वाली प्रोजेनी मेल होगी या फीमेल होगी, यानी इनका कोई संबंध तुझसे और मतलब मेल और फीमेल से नहीं है। ये मेल में भी क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स जो दोनों में पाए जाएं, यानी ऐसे क्रोमोसोम्स जो मेल में भी होते हैं और फीमेल्स में भी होते हैं, उन्हें हम ऑटो क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं? 44 होते हैं। या पेयर में कितने होते हैं? 22 पेयर्स होते हैं इनके। अरे बोलना पेयर कितने हैं? 22 पेयर हैं। और टोटल कितने होते हैं? 44 होते हैं। तो नंबर में 44 है लेकिन पेयर्स में 22 हैं। 22 इंटू 2 कर दोगे तो 44 हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं? ऑटोसोमल होते हैं, जिनसे कभी भी मेल और फीमेल का मतलब ही नहीं है, मतलब कौन मेल कौन फीमेल मतलब ही नहीं अपने को। लेकिन ऐसे क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि आने वाली प्रोजेनी मेल होगी या फीमेल होगी, तो उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत बड़ा इनका रोल है। अगर मैं मेल फीमेल लिखता हूं तो कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स से लिखूंगा, और मेल की बात करूंगा तो कैपिटल एक्स और वाई से करता हूं, कैपिटल एक्स और वाई से करता हूं। और ह्यूमंस में हमेशा ये 1 पेयर्स में होते हैं, ह्यूमन में हमेशा ये 1 पेयर में होते हैं। ध्यान से समझ, मैं दोबारा से अपने टॉपिक में आता हूं। मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या बताया कि यहां पर हम डिसाइड करने वाले हैं कि मेल बनने वाला कि फीमेल बनने वाला। सर कैसे डिसाइड करेंगे? देख ऐसे डिसाइड करेंगे कि अपने को ना एक तरफ मेल लिखना है, अरे बोलना क्या लिख देंगे? मेल। मेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं मैंने बताया एक्स और वाई, और एक होता है फीमेल, एक होता है क्या? एक होता है फीमेल। अरे बोलना क्या? फीमेल। फीमेल में क्या है? एक्स और एक्स, एक्स और एक्स। अगर मैं देखूंगा तो 1 पेयर ही होगा, मेरे अंदर भी 1 पेयर है। अरे मेरे अंदर का फीमेल वाला होगा क्या? मेरे अंदर मेल वाला है ना, तेरे अंदर भी मेल वाला होगा। फीमेल है तो फीमेल वाला होगा। यानी दोनों साथ में नहीं हो सकते, कोई एक ही होगा। दोनों साथ में नहीं हो सकते, कोई एक ही होगा। ये चीज डिसाइड करती है भैया कि आने वाली प्रोजेनी मेल होगी या फीमेल होगी। कैसे सर? तो देख ऐसे डिसाइड करेगी। ये तो मैंने इसका जीनोटाइप लिख दिया, ये मैंने इसका जीनोटाइप लिख दिया। क्रॉस करवाने का रूल सर आपने क्या बताया था कि पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? गैमिट बनाने पड़ेंगे। अरे बोलना क्या बनाने पड़ेंगे? गैमिट। यानी इसके 2 गैमिट बनेंगे कि नहीं? क्यों सर 2 गैमिट बनेंगे? क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, इसके 2 गैमिट बन जाएंगे, एक्स और वाई, एक्स और वाई। देख बुकों में हमेशा ये ऐसा लिखा रहता है ना, एक्स और एक्स, लेकिन बेटा ये गलत है क्योंकि इसके गैमिट तो एक ही बनेंगे ना। लेकिन तू ऐसा ही कर, क्योंकि बुक में लिख रखा है तो एक्स और एक्स गैमिट बना दे, एक्स और एक्स गैमिट बना दे। देख मैं फिर अपना वाला भी बताता हूं, पहले बुक वाला कर ले। देखना, तो अब ये तो आपके गैमिट बन गए। अरे बोलो ये हमने क्या बना दिए भाई? ये हमने गैमिट बना दिए। अरे बोलना क्या बना दिए? ये हमने गैमिट बना दिए। अब इनका क्रॉस करवा देंगे। सर कैसे करवाएंगे? इस एक्स का क्रॉस इसके साथ करा दे तो क्या बन जाएगा? एक्स और एक्स बन जाएगा। अरे बोलना बच्चा क्या बन जाएगा? एक्स और एक्स, एक्स और एक्स बन जाएगा।
फिर इसके बाद अगर मैं इसका क्रॉस किसके साथ करा दूं, अगर मैं इस x का क्रॉस फिर से इस दूसरे वाले के साथ करवा दूं, तब भी क्या बनेगा, x और x ही बनेगा ना बच्चा। अरे बोलना क्या बनेगा बच्चा, यहां पर x और x ही बनेगा, x और x ही बनेगा। ये तो पहली कंडीशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, ध्यान से समझना। दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर इस कैपिटल Y का क्रॉस मैं इन दोनों से करवाऊं, एक बार इस x के साथ करवा दूं और एक बार इस x के साथ करवा दूं, तो इन दोनों कंडीशन में क्या बनेगा, इन दोनों कंडीशन में x और y बनेगा, इन दोनों कंडीशन में x और y बनेगा। तो क्या एक चीज समझ में आई क्या, अरे बोलना क्या समझ में आया। यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई, और वो ये है बहुत ही प्यारी सी बात कि जब x और x मिल रहे हैं तो x x बन रहा है, जब भी x और x मिल रहे हैं तो x x बन रहा है, और जब x और y मिल रहे हैं तो xy और xy बन रहा है। इनके नंबर अगर आप देखेंगे तो 50% x x हैं और 50% x और y हैं, 50% x और y हैं। यानी कि आने वाली आगे जो प्रोजेनी है वो क्या होगी, वो क्या होगी, मेल होगी कि फीमेल होगी। ये डिसाइड होता है किसके ऊपर, अरे बोलना किसके ऊपर डिसाइड है, ये कौन डिसाइड करता है भाई, ये डिसाइड करने वाला बंदा है मेल। अरे बोलना कौन है, मेल। अगर मेल का x इसके साथ मिलेगा तो हमेशा x x ही बनेगा, और x x क्या होती है भाई, x x होती है फीमेल। अरे बोलना क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। लेकिन जब मेल का y इनके साथ क्रॉस कर रहा है तो हमेशा xy बन रहा है, और xy क्या है, xy क्या है बच्चा, xy मेल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो एक तरीके का मिथ था ना, पुराने जमाने के लोग मानते थे कि जो स्त्रियां होती हैं यानी जो फीमेल्स होती हैं वो इस बात को डिसाइड करती हैं कि आने वाली संतान मेल होगी कि फीमेल होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके ऊपर ये डिसीजन नहीं है, वो तो मेल के ऊपर डिसीजन है। मेल डिसाइड करेगा, अगर मेल का वाई क्रोमोसोम जाएगा तो मेल बनेगा भाई, यहां पर मेल बनेगा। लेकिन मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम आगे जाएगा तो फिर तो फीमेल ही बनने वाली है ना। यानी मेल इस बात का डिसीजन ले रहा है। और इसको मैं कैसे समझाता हूं, ये तो बुक वाला क्रॉस हो गया। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, देख होता क्या है कि इसको मैं कैसे लिखता हूं, इसको मैंने ऐसे लिखा कि ये मेल है, ये मेल है, मेल एक्स और वाई क्रोमोसोम को कंटेन करता है। और ये क्या है बच्चा, ये फीमेल है। और फीमेल किस क्रोमोसोम को कंटेन करता है बच्चा, एक्स और एक्स क्रोमोसोम को कंटेन करती है फीमेल, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूंगा कि इनके, क्योंकि जो आपके मेल हैं ये आपके कैसे होते हैं भैया, जो मेल हैं आपके हेट्रोजीनस होते हैं, हेट्रो, और ये होमोजाइगस होते हैं। और हेट्रोजीनस के जब भी क्या बनेंगे, गैमिट्स बनते हैं, तो हमेशा इनके दो गैमिट्स बनते हैं बच्चा, एक्स और वाई गैमिट बनेगा। अरे बोलना दो गैमिट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और होमोजाइगस का एक ही गैमिट बनता है जो कि है केवल और केवल एक्स। यानी कि अगर इस क्रॉस को आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको यह चीज समझ में आएगी कि जब भी मेल का एक्स क्रोमोसोम जाता है और किसके क्रोमोसोम से मिलता है, फीमेल से मिलता है, तो हमेशा बनने वाली जो प्रोजेनी है वो एक्स और एक्स होगी, जिसे मैं फीमेल कहता हूं, जिसे मैं फीमेल कहता हूं। बोल बच्चा क्या कहता हूं, फीमेल कहता हूं। और जब भी इसी चीज को मैं आपको ऐसे बताता हूं भाई कि जब y का क्रॉस में करवा दूंगा किसके साथ, इस x के साथ करवा दूंगा, तो बनने वाली जो प्रोजेनी होगी x और y होगी, जिसे मैं मेल कह देता हूं बच्चा। क्या कह देता हूं, मेल कह देता हूं। यानी अगर आप यहां पर देखेंगे तो 50% मेल के आने के चांसेस हैं कि मेल बने, और 50% चांसेस इस बात के लिए हैं कि बनने वाली प्रोजेनी फीमेल हो, फीमेल हो। इस बात का डिसीजन कौन लेगा, ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है। बोलना बच्चा, कमेंट कर किसके ऊपर डिपेंड करती है, अब तो बता दे। अरे अब तो बता दे किसके ऊपर डिपेंड करती है, जल्दी से कमेंट कर, मैं कमेंट देखूंगा। किसके ऊपर डिपेंड करती है, जल्दी से कमेंट करना है, मैं कमेंट आपकी देखूंगा। और इस तरह से मैंने आज के इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन वे पर खत्म कर दिया। सारे क्वेश्चंस बता दिए, सारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बता दिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, आपको सारे क्रॉस बता दिए। अब आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का चैप्टर यहीं से खत्म होता है। और सभी बच्चों से यह रिक्वेस्ट है कि बच्चा एक बार जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, आपकी कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। और ऐसे ही कंप्लीट साइंस के वन शॉट हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, जाकर जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, मिलता हूं आपसे जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ बच्चा। बाय टाटा।